एपिसोड 31 टू 40। अध्याय 31। तो बस यही चाहिए संपादक एटलस स्टूडियो। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, किन की मां ने अपना सिर घुमाकर हेफॉन का अभिवादन किया, जिसके बाद हेफॉन ने अपना विशेष रूप से अच्छा व्यवहार पुनः अपना लिया और सोफे पर बैठकर किन की मां के साथ बातचीत करने लगे। किन की मां को पहले से ही हेफॉन बहुत पसंद था और जब उन्हें पता चला कि वह एक शिक्षिका बनने वाली है तो उन्हें वह और भी अच्छी लगने लगी। बातचीत जानबूझकर या अनजाने में उनके अपने बेटे की ओर मुड़ गई ताकि किंग गुआंगलिन को एक धक्का दिया जा सके। ये देखकर कि वे कितने करीब आ रहे थे, किंग गुआंगलिन को डर था कि कहीं किंग की मां गलती से कल के उसके कबूलनामे का खुलासा न कर दे कि वह हेफॉन से शादी करना चाहता है। इसलिए कुछ देर वहां असहजता से बैठने के बाद उसने जल्दी से हेफॉन को अपने कमरे में वापस खींचने का बहाना ढूंढ लिया। मुझे अपने कमरे में खींचकर तुम क्या करना चाहते हो? हेफेंग ने उससे पूछा। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा और कहा, आप सिर्फ मेरी मां से बात करने नहीं आए हैं? बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। हेफेंग उसकी निराशा भरी नजर देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने इधर उधर देखा, कोने से स्नैक्स उठाए और खाने लगी। दरअसल मैं यहाँ स्नैक्स खाने आई हूँ। पिछली बार तुमने जो स्नैक्स मेरे लिए लाए थे वो मैंने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। किंग गुआंगलिन ने देखा कि हेफॉन चिप्स चबाने लगा। उसे थोड़ी निराशा हुई। जाहिर था वादा किया गया पहला चिप्स उसका ही होना था। अगर आपको ये पसंद आएंगे तो मैं बाद में और खरीदूंगा और आपके लिए पैक करके घर ले जाऊंगा। घर ले जाओ? क्या तुम कह रही हो कि तुम नहीं चाहती कि मैं दोबारा आऊं? हेफेंग ने बिस्तर पर ऐसे लेटते हुए जवाब दिया जैसे वह उसका अपना कमरा हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जानबूझकर मेरे शब्दों का गलत मतलब मत निकालो। किंग गुआंगलिन को लगा कि बिस्तर पर खाना खाना अच्छी आदत नहीं है। हालांकि चूंकि वह हेफॉन थी, उसे कोई शिकायत नहीं थी और वह भी उसके साथ खाना चाहता था। मिस्टर किन, आप फिर से कुछ भूल गए, हेफॉन ने बिस्तर पर लेटे हुए आलस से कहा। पहले बाहर छाते की वजह से आप उसे छोड़ सकते थे, लेकिन अब आप ऐसा करने का इरादा नहीं रखते। ओह, किंग गुआंगलिन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसके पास जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठ गया। क्या ये घटनाक्रम पुनः गले मिलने और चुंबन लेने की ओर ले जा रहा है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो भूल जाओ, मैं जिद नहीं करूंगा। उफ। किंग गुआंगलिन ने उसे एक चुंबन दिया और फिर अपनी मेज पर लौट आया। किसने कहा कि उसे पसंद नहीं आया? वह तो बस इतना ही नहीं चाहता था। खैर, आप जानते ही हैं। हेफेंग ने एक चिप उसके मुंह में चटखारे के साथ ठूंस दी। आगे से और ज्यादा सक्रिय रहना। मुझे हर बार याद दिलाने पर मजबूर मत करना। क्या मैं फिर से तुम्हारी भरपाई कर दूं? किंग गुआंगलिन ने सक्रिय होने की कोशिश करते हुए दबावपूर्ण संयम के साथ पूछा। क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? हेफेंग ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह। किंग गुआंगलिन हैरान थी। क्या तुमने चुंबन नहीं मांगा था? मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकती हूँ? अगर आप चाहें तो आ जाइए, हेफेंग ने कहा। उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन हिचकिचाया। उसे जाना चाहिए या नहीं? जाने का मतलब होगा कि वह उसका फायदा उठा रहा होगा, लेकिन नहीं जा रहा। वह तो जाना ही चाहता था। दरवाजा खटखटाया गया और किन की मां की आवाज आई, मैंने एक तरबूज काटा है, क्या हेफांग उसे पसंद करेगा? किंग गुआंगलिन को अपनी ओर देखते हुए देखकर हेफॉन्ग ने एक पल सोचा, उठ खड़ा हुआ और जवाब दिया, जरूर, मैं इसे ले आऊंगा। किंग गुआंगलिन खड़ा हो गया। मैं थोड़ा ही खा सकता हूँ, इसलिए ज्यादा मत लाना। दरवाजा खोलते हुए किंग की मां ने एक आधा तरबूज पकड़ा जिसमें 2 चम्मच लगे थे और उसे किंग गुआंगलिन को देते हुए कहा, ये लो। दोनों का इस तरह खाना टुकड़ों में काटकर खाने से कहीं ज्यादा अंतरंग होगा। किंग की मां को लगा कि वो सचमुच किंग गुआंगलिन का ध्यान रख रही हैं। वह उससे शादी कर पाएगा या नहीं, यह उस पर निर्भर करेगा। किंग गुआंगलिन तरबूज को कमरे में ले गया। यह आधे से ज्यादा तरबूज है, थोड़ा और खा लो। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 काटने। मान लो 3। हेफेंग बहुत सटीक था, काटने की संख्या पर भी सख्ती से नियंत्रण रखता था। किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना वजन कम करना चाहती है या कुछ और, इसलिए उसने चम्मच लेकर बीच से सबसे मीठा और स्वादिष्ट हिस्सा निकाला और उसे देते हुए कहा, पहला निवाला लो। हेफेंग ने अपना मुंह पूरा खोला और एक ही बार में उसे खा लिया। कुछ चबाने के बाद सिर हिलाया, हम, कितना मीठा है। ठीक है। किंग गुआंगलिन उसे इसका आनंद लेते देख खुश हुआ। उसने अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखते हुए कहा, बीज थूक दो। मिस्टर किन ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं तुम्हें एक बार और मेरा फायदा उठाने की इजाजत दूंगा। किंग गुआंगलिन को लगा जैसे उसे उसकी छेड़खानी की आदत हो गई है, मानो वो कोई बदमाश औरत हो। अगर उनके लिंग बदल दिए जाएं तो उसे उत्पीड़न के आरोप में पकड़ा जा सकता है। लो, दूसरा निवाला ले लो। इतना बड़ा टुकड़ा मत दो, इसे छोटा कर दो। अपनी बात पर कायम रहते हुए हेफांग ने 3 निवाले से ज्यादा नहीं खाया। किंग गुआंगलिन ने उसे कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने खुद 2 निवाले खाए, फिर तरबूज एक तरफ रख दिया, कहीं उसका मन न बदल जाए। ओह ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अनमोल चीज दिखाता हूँ। अपने हाथ पहुंचने के बाद किंग गुआंगलिन डेस्क की ओर दौड़ा और हेफॉन्ग को दिखाने के लिए टीचहे के खाना पकाने का चित्र निकाला। ड्राइंग कैसी है? तुमने ये कब बनाया? हेफेंग का चेहरा आश्चर्य से भरा था। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने किंग गुआंगलिन को देखा। कल मैंने पूरी दोपहर इसे चित्रित करने में बिताई। किंग गुआंगलिन हेफॉन्ग की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट हुए और उदारतापूर्वक वह चित्र उन्हें दे दिया। फिर उनके प्रसन्न भाव देखकर उन्होंने कहा, बस तुम्हें दिखाने के लिए। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर उसे वह सचमुच पसंद आ जाए तो वह उसके लिए दूसरा चित्र भी बना सकता है। देखो, हेफांग उसकी कंजूसी पर हंसा। उसने चित्र पर 2 बार नजर डाली और उसे वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं था कि मैं इसे ले लूंगा। ये लो, इसे संभाल कर रखो। मुझे डर है कि तुम इसे बर्बाद कर दोगे।
किंग गुआंगलिन ने इसे वापस ले लिया और जल्दी से इसे अपनी मेज पर कांच के नीचे रख दिया। इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना था। लो, मैं तुम्हें भी कुछ देता हूँ। हे फैंग बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया, उसके सिर के पीछे पहुंचा और खींचा, जिससे उसके बंधे हुए बाल खुल गए। फिर उसने बालों का बंधन किंग गुआंगलिन की ओर फेंक दिया। बस इतना ही। किंग गुआंगलिन ने उसे पकड़ लिया। मैंने तुम्हें एक नया दिया और तुम मुझे एक पुराना दो। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने पुराने हेयर टाई को अपनी जेब में रखने का निर्णय लिया, ताकि यदि किसी दिन पांडा वाला टूट जाए और उसे किसी सहारे की जरूरत पड़े तो वह उसे संभाल सके। काफी नहीं, ये तो मेरे पास बहुत समय से है। हे फैंग ने उसकी कलाई से पांडा हेयर टाई खोली और उसकी लोच जांची। पर्याप्त नहीं, वह मूर्ख नहीं था। हे फैंग ने एक क्षण सोचा और फिर पांडा हेयर टाई को अपनी कलाई पर वापस बांध लिया और बिस्तर पर बैठ गई। इधर आओ। किंग गुआंगलिन बिस्तर पर बैठ गया, उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ। उसने पहली बार हे फॉन्ग को खुले बालों में देखा था। जब उसके बाल बंधे होते थे, उसकी तुलना में वह कम जीवंत लेकिन ज्यादा आकर्षक लग रही थी। एक अदम्य आकर्षण के साथ वह खुद को उसे चूमने से रोक नहीं पाया। थोड़ा इधर चुपचाप बैठो, तुम चाहते हो। उफ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हे फॉन्ग के होंठ उसके होंठों से चिपक गए। किंग गुआंगलिन यह अनुमान लगाकर संतुष्ट होकर बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। कौन जाने कितना समय बीत गया था जब हे फॉन्ग थोड़ा पीछे हट गई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसने धीरे से हौंकते हुए कहा, मुझे टीचर हे कहो। शिक्षक है, किंग गुआंगलिन ने सहजता से दोहराया। अपनी आंखें बंद करो। अगले ही पल हे फॉन्ग पीछे झुक गई, उसके होंठ उसके होंठों से सट गए और उसने धीरे से अपनी बाहें किंग गुआंगलिन के चारों ओर कस लीं। किंग गुआंगलिन ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 32 पुरुष सभी बड़े सुअर के पैर हैं। संपादक एटलस स्टूडियो। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि वह अब शुद्ध नहीं रहा। यदि यह पहले हुआ होता तो उसे लार साझा करना निश्चित रूप से घृणित लगता, लेकिन अब उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। उनकी सांसें आपस में मिल गईं, एक ताजा और मीठे स्वाद के साथ जिसने उसे थोड़ा नशे में डाल दिया। जब हे फॉन्ग ने उसे पीछे खींच लिया तब भी उसे असंतोष महसूस हुआ। वे दोनों इतने करीब हो सकते थे। किसने कहा कि लड़कियां पानी से बनी होती हैं? वे स्पष्टतः चीनी से बने थे। क्या ये पर्याप्त है? हे फैंग ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटते हुए पूछा। बहुत हो गया। किंग गुआंगलिन शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दाएं बाएं देखा और खुद को उसकी तरफ देखने से नहीं रोक पाया। वे होंठ इतने मुलायम थे मानो वे पिघल जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। हे फैंग हिला नहीं, बस उसे देखता रहा। बस बहुत हो गया। किंग गुआंगलिन का चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से बिस्तर से उतरकर डेस्क के पास बैठ गया। बर्दाश्त नहीं कर सकता था। औरतें वाकई बहुत डरावनी होती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वजों ने सुंदरता को अभिशाप कहा था। पहले वह इसे गंभीरता से नहीं लेता था। कमजोर इच्छाशक्ति को औरतों पर दोष मरता था, उन्हें ही दोष लेने पर मजबूर करता था। अब किंग गुआंगलिन को समझ आ गया, पुराने जमाने के लोग गलत नहीं थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका सिर्फ चाहकर विरोध किया जा सके। ये सोचते ही उसके दिल में अचानक एक झटका सा महसूस हुआ और वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, तुम कैसे? बहुत कुशल लग रहे हो। हम लगता है बहुत कुछ जानते हैं। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथों से इशारा किया, लेकिन सवाल पूरा नहीं कर पाए। हे फैंग समझ गई कि उसका क्या मतलब है। वह बिस्तर पर बैठ गई, अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। ये स्वाभाविक है। ठीक है, ठीक है। किंग गुआंगलिन को अभी भी संदेह था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ सिर हिला दिया। लेकिन बात यही थी कि वह कॉलेज से लगभग स्नातक होने वाली थी। किसी रिश्ते में होना बिल्कुल सामान्य बात थी, जब तक ये बहुत ज्यादा न हो। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह स्वीकार न कर सके। मेरी तरफ देखो। हे फैंग बिस्तर से कूद गया और किंग गुआंगलिन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे वे उसे घूर रही थीं। उसके गालों पर अभी भी पहले वाली लाली की झलक थी, जिससे उसे अभी भी अंतरंग व्यवहार दोहराने की इच्छा हुई। किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती है। तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो और वो भी मेरा पहला ही अनुभव था। हे फैंग ने अपनी आंखों के सामने उंगली हिलाई। लड़कियां लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, तुम्हें पता है। ओह, मुझे पता है। किंग गुआंगलिन ने उसके साफ सुथरे छोटे चेहरे को देखा और बेतहाशा अनुमान लगाना बंद कर दिया। तुम अभी तो बिल्कुल बेतुकी बातें सोच रहे थे। हे फैंग ने उसे तिरछी नजर से देखा और बिस्तर पर पड़ी अपनी पांडा हेयर टाई से खेलने लगी। तोहफे की खातिर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मैं नहीं था। किंग गुआंगलिन ने धीरे से विरोध किया, लेकिन यह अविश्वसनीय लग रहा था। अरे, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? हे फैंग ने अपने बालों को नए हेयर टाई से बांधा, अपना सिर इधर उधर हिलाया, फिर उससे पूछा, क्या यह अच्छा लग रहा है? किंग गुआंगलिन ने पाया कि उसने जो चीज खरीदी थी वह देखने में तो अच्छी थी, लेकिन उसे पहनना थोड़ा बचकाना लग रहा था। उसने सोचा कि अगली बार वह उससे बेहतर चीज खरीदेगा और उसे बदलवा देगा। यह अच्छा लग रहा है, उन्होंने प्रशंसा की, फिर एक क्षण के लिए झिझके और फिर आगे बोले, दरअसल ये ढीला ही बेहतर लग रहा है। ठीक है, मैं बाद में इसे बांध दूंगा। हे फैंग ने फिर से बालों की टाई हटा दी। तुम अकेली हो जिसे लगता है कि खुले बाल अच्छे लगते हैं। ये सचमुच इस तरह से बेहतर दिखता है। किंग गुआंगलिन का मानना था कि उसका सौंदर्यबोध खराब नहीं था। चलो, जैसे कि एक कलाकार को ये पता ही नहीं होता कि क्या अच्छा लगता है। इधर आओ। हे फैंग ने उसकी कलाई पर बालों का बंधन बांधा और फिर असंतुष्ट भाव से बिस्तर थपथपाया। क्या तुम्हें डर है कि मैं इतनी दूर बैठकर तुम्हें खा जाऊंगा? किंग गुआंगलिन ने गला साफ किया और आज्ञाकारी भाव से बिस्तर के पास बैठ गया। उसे डर था कि कहीं किनकी मां अंदर आकर कुछ अजीब न देख लें। दरवाजा बंद करने की कोशिश करना उसे अपराधबोध जैसा लगेगा। हालांकि किनकी मां ने सिर्फ एक बार दरवाजा धक्का दिया था और अब तरबूज लाते समय भी खटखटाया। शायद अब वो इतनी लापरवाही नहीं करेगी।
क्या तुम्हें एक चाहिए? हे फैंग ने बिस्तर पर आधा लेटे हुए एक खट्टा बेर पकड़े हुए पूछा। नहीं, किंग गुआंगलिन ने सोचा कि उस चीज का खट्टा स्वाद अच्छा नहीं था, कुछ और बेहतर था। उसने थोड़ी देर के लिए उसका स्वाद लिया और लालच से हे फॉन के गुलाबी होठों पर नजर डाली। अरे नहीं, वह उससे पूरी तरह हार गया था। हे फैंग ने एक एक करके खट्टे आलू बुखारे खाए, जबकि किंग गुआंगलिन बिस्तर पर अचंभित होकर उसे खाते हुए देख रही थी। पर्याप्त नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद किंग गुआंगलिन ने अचानक दो शब्द कहे। क्या? हे फैंग चौंक गया। किंग गुआंगलिन ने अपने गालों में हल्की सी गर्मी महसूस की। अपराधबोध से उसने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन फिर बहादुरी से अपनी नजरें वापस कर ली। काफी नहीं। यह एक नई दुनिया का द्वार खोलने जैसा था। पहला प्रयास ही लत बन गया था। हे फैंग ने बेर की गुठली को खाली थैले में थूक दिया और हंसते हुए कहा, तो फिर आओ। अनुमति प्राप्त करते हुए जैसे ही वह निकट आया, किंग गुआंगलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी हंसी से भरी आंखों ने उसे फिर से रुकने पर मजबूर कर दिया। तुम अपनी आंखें बंद करो। हे फैंग बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई, सिर झुकाकर बोली, ठीक है, मैं उन्हें बंद कर रही हूँ। किंग गुआंगलिन संतुष्ट होकर रेंगते हुए आया, एक चुंबन देने के लिए, फिर एक क्षण बाद अनिच्छा से अपना सिर उठाया। अपना मुंह खोलो। मुझे टीचर हे कहो। हे फैंग आंखें बंद करके हंसी। उसने ये जानबूझकर किया। उसे कोई धमकी नहीं दी जाएगी। कितना अपमानजनक, किंग गुआंगलिन ने सोचा और फिर से चूमा। थोड़ी देर बाद उसने एक बार फिर अपना सिर उठाया और कहा, गुरुजी, वह चुंबन की तुलना में अपमान कुछ भी नहीं था। सहपाठी किन। हे फैंग ने खिलखिलाकर हंसते हुए किंग गुआंगलिन की गर्दन पर हाथ रखा और उसे नीचे खींच लिया। इस समय खट्टे आलू बुखारे का तीखा स्वाद आनंददायक हो गया। अंततः यह महसूस करते हुए कि अब काफी हो गया, किंग गुआंगलिन ने अपने चेहरे को लाल किए हुए अपनी मधुर स्नेही प्रेमिका की ओर देखते हुए खुद को अलग कर लिया। इस क्षण में जीवन को शांत, संतुष्ट होकर रुक जाना चाहिए। ये डरपोक हाथ क्या कर रहे हैं? हे फैंग ने अपनी आंखें खोली और उसे चुटकी काटी। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ की ओर देखा, फिर जल्दी से एक तरफ लेट गया। मुझे पता था कि तुम ईमानदार नहीं हो। हे फैंग ने असंतुष्ट होकर अपना उखड़ा हुआ टॉप ठीक किया। सहज ज्ञान, किंग गुआंगलिन ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया। उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बड़ा मूर्ख सुअर। हे फैंग ने मजाकिया अंदाज में अपना हाथ थपथपाया। क्या ये पर्याप्त था? जरूरी नहीं। ये कैसे पर्याप्त हो सकता था? ये तो लत लगाने वाला था। ठीक है, अगर नहीं भी तो भी मैं और कुछ नहीं दूंगी। उसके हाव भाव देखकर हे फॉन्ग ने उसे मुंह मोड़ लिया। मुझे चूमने के बाद बिना पकड़े ही भाग गई। दो अंतरंग मुलाकातों के बाद किंग गुआंगलिन अब उतना नुक्स निकालने वाला नहीं रहा। उसकी बातें सुनकर वह उसके पास गया, हे फॉन्ग को पीछे से गले लगाया और अपना सिर उसके बालों में छिपाते हुए गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चुंबन से पहले पसंद था, लेकिन बाद में प्यार। हे फैंग असंतुष्ट लग रहा था। इसका चुंबन से कोई लेना देना नहीं है। किंग गुआंगलिन ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यारों। हे फैंग थोड़ा सा हिल गया। उसकी सांसें उसकी गर्दन पर गुदगुदी कर रही थीं, जिससे वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर से कर रहे हो? ये वास्तव में सहज ज्ञान था, किंग गुआंगलिन ने कहा, यह महसूस करते हुए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं कोई बकवास नहीं सोच रहा था। अगर तुम इसके बारे में सोच भी लो तो भी यह बेकार है। कोई मौका नहीं। हे फैंग ने पलटकर उसे घूरा। ठीक से काम लो, तो फिर हिलना मत। यद्यपि सहज रूप से उसे उसके करीब आने पर अच्छा लगता था, फिर भी किंग गुआंगलिन ने किसी भी उग्र विचार को रोक दिया। उसे अपनी बाहों में जो व्यक्ति था वह बहुत पसंद आया और उसे अपना बिस्तर गर्म करने के लिए उसे शादी करनी पड़ी। किसी दिन उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने, रोज चुंबन और आलिंगन के बारे में सोचकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। किंग गुआंगलिन को लगा कि जिंदगी सचमुच ऐसे ही परिपूर्ण होगी, बिना किसी पछतावे के। कितनी अफसोस की बात है। अचानक हे फैंग ने उसे फिर से चुटकी काटी। मुझे सिर्फ टीचर हे कहकर धोखा दिया गया है। आप इसे छल कैसे कह सकते हैं? किंग गुआंगलिन नाराज हो गया। अगर ऐसा है भी तो आप ही तो थे जो ये फिर से कहो। हे फैंग ने उसकी कलाई पर काट लिया। धूर्त हाथ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन चुप हो गया। वास्तव में गलती उसकी थी। हे फॉन्ग के बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए वह हालत से सोचने लगा कि कैसे उससे जल्दी शादी की जाए। ऐसे अद्भुत व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहिए था। उसे जल्दी से उस पर अपना अधिकार जमाना था। अध्याय 33। तुम्हें तरबूज नहीं खिलाना चाहिए था। संपादक एटलस स्टूडियो। किंग गुआंगलिन चुपचाप इस वैलेंटाइन डे के लिए धन्यवाद दे रहा था जब अचानक ही फोन से डू दे झुकेल की आवाज आई। अपने आप को सहारा देते हुए उसने उसके गाल पर एक चुंबन दिया और अपनी नजर हे फोन के खेल पर घुमा दी। तुम्हारी लार से बदबू आ रही है, मुझे मत चूमो। हे फोन ने शिकायत करते हुए अपना चेहरा पोंछा और मकान मालिक की बोली छोड़ दी। मैं तुम्हें चूमने जा रहा हूँ। जब उसने पोंछना खत्म किया तो किंग गुआंगलिन ने उसे फिर से चूमा। तुम इतने अच्छे कार्डों से मकान मालिक के लिए बोली क्यों नहीं लगा रही हो? डबल जोकर और 3-2। इतना अच्छा भाग्य यूं ही बर्बाद हो गया। बस आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, हे फैंग ने पूछते हुए कहा। तुम बहुत घिनौने हो, दूरी बनाए रखो। मैं तुम्हें घिनौना बना दूंगा। किंग गुआंगलिन ने उसे 3 और चुंबन दिए। हर बार उसके पोंछने का इंतजार किया, फिर चुंबन जारी रखा। कष्टप्रद। हे फैंग ने पोंछना बंद कर दिया और डू दे झुकेल पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद किंग गुआंगलिन ने संतोषपूर्वक अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। 3-2 का उपयोग करके छक्कों की जोड़ी को बाहर लाओ। तुम एक अतिरिक्त बम से जवाबी हमला कर सकती हो। मैं नहीं करूंगी। हे फैंग इतनी जल्दी अपने मजबूत पत्ते खेलने के लिए अनिच्छुक थी और उसने पास होने का फैसला किया। हाँ, क्या बर्बादी है, किंग गुआंगलिन ने अफसोस के साथ कहा। उसने अपनी फलियों की ओर देखा कि वास्तव में केवल कुछ हजार ही बची थीं। मैं यह अपने तरीके से कर रही हूँ। हे फैंग ने अपनी रणनीति पर ही खेलने पर जोर दिया। किंग गुआंगलिन कुछ देर देखती रही और बोर हो गई। अपने हुनर के साथ उसे डू दिजू से नहीं खेलना चाहिए था।
अगर उसकी किस्मत अच्छी न होती तो वह जरूर हार जाती। हे फॉन्ग के सुगंधित बालों में अपना चेहरा फिर से छिपाते हुए उसने उसे कसकर गले लगा लिया। चुंबन के इस खेल का अनुभव करने के बाद किंग गुआंगलिन ने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया था, लगातार चुंबन और आलिंगन के पलों के बारे में सोच रहा था। मैं जीत गई, हे फॉन्ग ने विजयी भाव से अपना फोन हिलाया। किंग गुआंगलिन के जोरदार आलिंगन से असहज महसूस करते हुए उसने उसका हाथ अपनी कमर पर खींच लिया। तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना भी मैं जीत गई। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक सपोर्ट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत प्रभावशाली, किंग गुआंगलिन ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया। उसके घूमते हाथ धीरे से गूंथ रहे थे। अपने आप को संभालो। हे फैंग ने अपना हाथ थपथपाया और अगला राउंड शुरू कर दिया। किंग गुआंगलिन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने चुपके से अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे सरकाते हुए कहा, थोड़ा ऊपर उठाओ। किस लिए? हे फैंग ने सहज रूप से उसका सिर ऊपर उठा दिया, जिससे किंग गुआंगलिन को उसके नीचे अपना हाथ रखने का मौका मिला। ये तो आरामदायक है, किंग गुआंगलिन ने संतुष्ट होकर कहा। हे फैंग ने अधिक आराम के लिए उसकी स्थिति को समायोजित करने के लिए कदम बढ़ाया तथा चेतावनी दी, इसे बहुत दूर मत धकेलो। बहुत हो गया। उसके गर्म शरीर को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरकर किंग गुआंगलिन ने संतुष्टि महसूस की और खुशी से आह भरी। आह, मोटी त्वचा सचमुच जीवन को अधिक आरामदायक बनाती है। लालची इच्छाएं अनंत थीं। थोड़ी देर तक उसकी गर्माहट और खुशबू का आनंद लेने के बाद उसके हाथ फिर से हिलने लगे, हल्के से उसकी कमर को सहलाने लगे। हम कब तक डेट पर रहेंगे? किंग गुआंगलिन ने बहुत देर तक सोचा, फिर खुद को रोक नहीं सका और अपने इरादे बताने लगा। हे फैंग ने एक घटिया सा हाथ बनाया और उसे खेलने का तरीका सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उसके घूमते हाथों की परवाह न करते हुए सहजता से जवाब दिया, कितना लंबा चाहिए? जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर होगा। बेशक। किंग गुआंगलिन मामले को निपटाने के लिए बेताब था। वरना जैसा कि किंग की मां ने कहा था, अगर हे फॉन्ग को नौकरी मिल गई और उसे कोई बेहतर इंसान मिल गया तो क्या होगा? भावनाएं स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होती हैं। वह किसी भी आश्चर्य का स्वागत नहीं करता। हे फैंग को उससे बेहतर कोई मिल भी जाए तो भी वह नहीं चलेगा। उसे मजबूती से सुरक्षित रखना था। पहले से ही थक गए हो। हे फैंग ने उसकी बात को न समझने का नाटक किया। अगर तुम डेट पर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। मेरा मतलब है, हम अगले चरण पर कब आगे बढ़ेंगे? किंग गुआंगलिन ने चतुराई से उसे याद दिलाया। अगला कदम क्या होगा? उदाहरण के लिए, मुझे अपने घर घूमने ले चलो। लानत है तुम पर, मुझसे बात करने के लिए मुझे हार का सामना करना पड़ा। हे फैंग ने गुस्से से उसके दुर्व्यवहार करने वाले हाथ को चुटकी ली। किस लिए? बस एक मुलाकात। किंग गुआंगलिन असंतुष्ट था। क्या उसे सचमुच इतना साफ साफ कहना जरूरी था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। भावी ससुर से मिलने। हे फैंग ने सीधे तौर पर अपनी छोटी सी चाल उजागर कर दी। किंग गुआंगलिन को अचानक आश्चर्य हुआ। ओह, भविष्य भविष्य। बेशर्म, हे फैंग ने उपहास किया। मुझे आज तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने देना चाहिए था। मेरी बात तो हो ही गई। किंग गुआंगलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था। हम कब देखने जाएंगे? मेरे मूड पर निर्भर करता है। हे फॉन्ग ने दूरदेजू बजाना जारी रखने के लिए अपना हाथ वापस खींच लिया। अभी मेरा मूड खराब है, इसलिए इसे भूल जाओ। ये सिर्फ 2 हार हैं, मैं उन्हें वापस जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा। किंग गुआंगलिन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह बिल्कुल सीधा साधा है। तो फिर मुझे 20,000 नहीं 10,000 बीन्स जीतो और मैं इस पर विचार करूंगा। हे फैंग ने सहजता से कहा और सिस्टम से 3,000 बीन्स का उपहार स्वीकार करते हुए अगला दौर शुरू किया। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा। 10,000 थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर वह जीत नहीं पाता तो कुछ डॉलर रिचार्ज करके जीत सकता था, इसलिए उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुमने सही कहा। लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। यदि उन्हें आज ये लक्ष्य पूरा करना होता तो 10,000 नहीं 3,000 भी पूरा करना मुश्किल होता। कोई सीमा नहीं, लेकिन बीन्स खरीदना मना है, जीतना जरूरी है। मैं रिकॉर्ड देख सकता हूँ। हे फैंग ने उसकी छोटी छोटी गणनाएं रोक दी। अगर मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो तुम्हारा काम तमाम। मैं तुम्हारे लिए 10,000 जीतूंगा। किंग गुआंगलिन ने किंग की मां से सलाह लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि किसी लड़की के घर जाते समय क्या करना चाहिए। वह इसे बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकता था। भावी ससुर से मिलना, ये कहने मात्र से ही संतोषप्रद लग रहा था। उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। जाने से पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। किंग गुआंगलिन को लगा कि मामला सुलझ गया है, इसलिए उसने अपनी किस्मत आजमानी शुरू कर दी। हे फैंग ने अपने दुर्व्यवहार करने वाले हाथ पर फिर से थप्पड़ मारा। पहले बीन्स जीतो फिर बात करो। मैं निश्चित रूप से उन्हें जीत सकता हूँ। किंग गुआंगलिन ने चंचलता से उसके बालों को सहलाया। ये वैलेंटाइन डे सचमुच अद्भुत था। भावनाओं ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया था, जिससे संतुष्टि मिली। शादी। कुछ महीने पहले तो ये बहुत दूर की बात लगती थी, अब तो वो उसकी दहलीज पर पहुंच ही गया था। कहना ही पड़ेगा कि किस्मत भी रहस्यमयी तरीके से काम करती है। किंग गुआंगलिन ने उसके बालों की खुशबू को सूंघा, थोड़ा भावुक हो गया। क्या ये बहुत तेज चल रहा था? यह विचार एक पल के लिए उसके मन में आया, लेकिन अपनी हथेली के नीचे उसकी कमर की कोमल गर्माहट महसूस करते हुए उसने तुरंत इसे अनदेखा कर दिया। तेज चलना ही बेहतर था। बैंक्स फॉर द बोल्ड लिपस्टिक। हर ब्यूटी। थोड़ी नींद सी आ रही थी। अचानक ही फोन ने एक हल्की सी आवाज निकाली और अपने शरीर को ऐसे झुकाया जैसे बहुत असहज हो। किंग गुआंगलिन तुरंत घबरा गई। क्या हुआ? पेट में दर्द है। हे फैंग ने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और अपना पेट ढक लिया। अचानक पेट में दर्द कैसे हो गया? किंग गुआंगलिन चिंतित होकर उसकी ओर देखने के लिए उठी। क्या तुमने कुछ खराब खा लिया है? तरबूज बहुत ठंडा था। हे फैंग का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। मुझे एक कप गर्म पानी पिलाओ।
ठीक है, रुको। किंग गुआंगलिन जल्दी से कप ढूंढने नीचे गया और लिविंग रूम में उसने केतली हिलाई। खुशकिस्मती से अंदर पहले से ही उबला हुआ पानी था, उसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। कप को सावधानी से उठाते हुए किंग गुआंगलिन ने उस पर 2 बार फूंका। धीरे धीरे पियो, ये थोड़ा गर्म है। आश्वस्त न होते हुए उसने खुद ही उसे चखा। वह पीने लायक नहीं था। मुड़कर उसने कहा, रुको, ये पीने लायक नहीं है। ठंडा पानी मत डालो, हेफॉन ने उसे निर्देश दिया। मैं नहीं करूंगा। किंग गुआंगलिन को रसोई में 2 बड़े कटोरे मिले और उन्होंने उनमें पानी डाला। क्या ये पेट की समस्या है? क्या मैं आपके लिए कुछ दर्द निवारक दवा लाऊं? नहीं, यह महीने का वह समय है, हेफॉन ने कमजोरी से कहा। वह किंग गुआंगलिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ और वह और अधिक चिंतित हो गया। तो फिर तुम तरबूज क्यों खा रहे हो? तरबूज को फ्रिज में ठंडा करके रखा गया था, स्वादिष्ट लेकिन बहुत ठंडा था। मैंने सोचा था कि 1-2 निवाले ही ठीक रहेंगे, हेफेंग ने धीरे से बुदबुदाया। क्या तुम ही तो नहीं थे जिसने मुझे खिलाने पर जोर दिया था? मैंने तुम्हें तरबूज क्यों खिलाया? किंग गुआंगलिन ने खुद को दोषी ठहराया, फिर पानी दोबारा चखा। अभी भी थोड़ा गर्म था, पर वह छोटे छोटे घूंट ले सकता था। उसने इसका लगभग आधा हिस्सा एक कप में डाला और हेफॉन को देते हुए कहा, पहले थोड़ा पी लो, ये काफी गर्म है, धीरे धीरे घूंट घूंट करके पी लो। हेफेंग अनिच्छा से उठकर बैठ गया, कप लिया और धीरे धीरे घूंट भरने लगा, जबकि किंग गुआंगलिन ने बाकी पानी को आगे पीछे डालकर ठंडा करना जारी रखा। अच्छा लग रहा है? उसने सावधानी से पूछा। हेफेंग ने अपना सिर हिलाया, बोलने में बहुत आलसी थी और धीरे धीरे घूंट भरती रही। यहाँ तक कि दवा से भी तत्काल राहत नहीं मिलेगी, कोई सामान्य ज्ञान भी नहीं है। किंग गुआंगलिन ने मेज पर रखे आधे खाए हुए तरबूज को देखा, गहरे अफसोस के साथ। क्या कोई और चीज है जो मदद कर सकती है? थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। उसकी चिंतित अवस्था को देखकर हेफॉन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, फिर उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। अध्याय 34। क्या आप सचमुच मानते हैं कि सर्दी के कारण भौहों के नीचे का हिस्सा काटना पड़ सकता है? संपादक, एटलस स्टूडियो। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए इंतजार किया, ये देखकर कि हेफॉन को अभी तक राहत नहीं मिली है। उसने कटोरे से पानी उसके लिए एक कप में डाला और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। मैं जाकर पूछूंगा कि क्या कोई अच्छा समाधान है। मत करो। हेफेंग उसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ और केवल असहाय होकर उसे किंग की मां को खोजने के लिए भागते हुए देख सका। किंग की मां के पास इसका समाधान कैसे हो सकता है? हेफेंग ने आह भरी, अपना सिर कवर में छिपा लिया, बाहर आने से इनकार कर दिया। बारिश में बाहर जा रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने पलट कर देखा, किंग की मां को नहीं पाया और चिढ़कर अपना कंप्यूटर खोला। मेरे ऑनलाइन चेक करने का इंतजार करो, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। हेफेंग ने उसका सिर कवर से बाहर निकाला। बकवास बंद करो। पहले ही कई जल्द हो चुके हैं। उसके होंठ पर जहां उसने काटा था, वहां का निशान देखकर किंग गुआंगलिन को और भी पछतावा हुआ। लानत है तरबूजों पर, बिना किसी बात पर बवाल मचा रही हो। हेफेंग ने तकिया अपनी छाती से लगा लिया, उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। गर्म पानी गर्म करने के लिए होता है, बेवकूफ। किंग गुआंगलिन ने अपनी जान पर थप्पड़ मारा, उसकी ओर मुड़ा। तुम्हें इसे पीने के लिए किसने कहा? हेफेंग ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें बेहतर पता है या मुझे? बाइडू बेहतर जानता है। किंग गुआंगलिन फिर से खड़ा हुआ, एक सीलबंद बोतल की तलाश में। यकीन मानिए, सर्दी लगने के लिए भी आपको ताबूत तैयार रखना पड़ेगा। हेफेंग को बेहतर महसूस होने लगा और वह ज्यादा बोलने लगा। जल्दी करो, लकड़ी पर दस्तक दो। किंग गुआंगलिन नाराज हो गया। बुरी बातें बोलना बंद करो। दस्तक। हेफेंग ने उसकी परवाह न करते हुए उसे पीठ दिखा दी। कमरे में इधर उधर खोजबीन करने और थोड़ी देर तक बाहर काम करने के बाद किंग गुआंगलिन कंप्यूटर पर वापस बैठ गया और अपना सिर खुजाने लगा, क्योंकि उसे घर पर कोई बोतल नहीं मिली जिसे हाथ गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अरे, यह विश्वसनीय लग रहा है। किंग गुआंगलिन फिर से खड़ा हुआ, उसकी मदद करने के लिए तैयार, लेकिन बीच में हिचकिचाया। अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हेफेंग ने कमजोरी से पूछा। ऐसा मत करो। हो, बोलना पूरा होने से पहले ही वह अचानक सिकुड़ गई। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। मालिश करने से सबसे जल्दी आराम मिलता है। उसका दर्द देखकर किंग गुआंगलिन जल्दी से बिस्तर के पास गया और अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा। हेफेंग किसी तरह उसकी ओर मुड़ा। क्या तुम फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो? बकवास बंद करो। किंग गुआंगलिन ने महसूस किया कि उसके हाथ गर्म हो रहे हैं और वह उससे आग्रह कर रही थी। ऐसे समय में कौन फायदा उठा रहा है? दरवाजा बंद करो। हेफेंग ने 2 शब्द निकाले, अपना पेट पकड़ लिया और बोलना बंद कर दिया। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथों को रगड़ा, पैर से दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, फिर वापस मुड़ा, अपने भाप से भरे हाथों को उसके कपड़ों के नीचे डाल दिया। ठंड महसूस की। हेफेंग ने कराहते हुए अपना हाथ नीचे ले जाते हुए कहा, यहाँ दर्द हो रहा है। किंग गुआंगलिन ने हल्का दबाव डाला, धीरे से मसलते हुए कहा, यहाँ। हेफेंग ने अपनी आंखें बंद रखते हुए चुपचाप सिर हिलाया। बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर कुछ मिनट तक मालिश करते हुए किंग गुआंगलिन ने उसे धीरे धीरे आराम करते हुए देखा। उसकी भौहें ढीली पड़ गईं और उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा लग रहा है। बहुत बेहतर। हेफेंग ने उसकी आंखें खोली। अब तुम दूर जा सकती हो। थोड़ी देर और मालिश करो, वरना जल्दी ही फिर से दर्द होगा। किंग गुआंगलिन ने अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे रगड़कर गर्मी पैदा की। मैं फायदा नहीं उठा रहा। हाँ, तुम हो। हेफेंग का चेहरा अभी भी अपनी रंगत में वापस नहीं आया था, पीला ही था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत अधिक शांत थी। तुम कहते हो तो? किंग गुआंगलिन ने मरीजों से बहस नहीं की, बल्कि अपने हाथों के दोबारा गर्म होने तक इंतजार किया, फिर उन्हें वापस खिसका दिया और घटिया तरबूज को दोषी ठहराया। वह आज रात ही सारे तरबूज खा जाएगा। क्या यह अच्छा लग रहा है? हेफेंग ने अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और अधिक बल दिखाने के लिए थोड़ा दबाया। लगता है तुम ठीक हो गए हो।
किंग गुआंगलिन ने व्यंग्य किया, अब उसमें उसे चिढ़ाने की भी ताकत थी। पुरुषों और महिलाओं का एक दूसरे को छूना अनुचित है, तुम बदमाश हो। हे फेंग, हालांकि उसे दर्द कम हो रहा था पर अभी तक उसकी ताकत वापस नहीं आई थी, धीरे से बोली। इसे प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच बदमाशी कैसे कहा जा सकता है? किंग गुआंगलिन ने बिना उत्साह के जवाब दिया, लेकिन उसके विचार उसके शब्दों में उलझ गए। वास्तव में ये काफी अच्छा, नाजुक और चिकना, पानी से भरे गुब्बारे की तरह नर्म महसूस हुआ, नहीं बल्कि और भी अधिक नर्म और नाजुक। उसकी गति धीमी होते देख हेफोंग ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम ईमानदार नहीं हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। किंग गुआंगलिन ने इनकार किया। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूं तो यह इसलिए है क्योंकि आपने जानबूझकर मुझे गुमराह किया है। वह इतनी तेज कैसे हो सकती है? जैसे ही उसका ध्यान भटका उसने ध्यान दिया। इसे बाहर निकालो। हे फेंग ने अपना हाथ खींच लिया, छूते रहो और यह वास्तव में एक बदमाश होगा। हम एक डॉक्टर माता पिता की तरह होता है, तुम्हें पता है। किंग गुआंगलिन ने बिस्तर के पास रखे कप से पानी का तापमान जांचा और फिर जाने के लिए मुड़ा। चलो मैं तुम्हारे लिए एक ताजा गर्म कप लाता हूँ। हे फेंग उसकी पीठ को घूरता हुआ लेटा रहा, फिर हंसने लगा। उठो, इसे पकड़ो और धीरे धीरे पियो। किंग गुआंगलिन ने उसे भाप से भरा गर्म पानी दिया। ये बहुत गर्म है। हे फेंग ने घूंट भरकर धीरे से शिकायत की। जितना गर्म उतना अच्छा। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ की ओर देखा, अपना सिर उठाया। अरे, अगर मैंने कप को थोड़ी देर पहले पकड़ रखा होता तो क्या मेरे हाथ रगड़ने से ज्यादा गर्म नहीं होते? आपको एक बाहरी शीशे की जरूरत होगी। हे फेंग के हाथ में एक ऊष्मारोधी कप था जिस पर गर्मी से बचाव की परत थी। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया, मैं अगली बार ऐसा करूंगा। तुम अगली बार की योजना बना रहे हो? हे फेंग ने उसे घूर कर देखा। लकड़ी पर दस्तक, अगली बार नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एक घटना ही काफी थी, अब उसे तरबूज खाने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा प्याला भी बदबूदार है। हे फेंग ने फिर से पीने की कोशिश की, अभी भी बहुत गर्म था। शिकायत करने का एक और बहाना ढूंढ लिया। तुमने इतनी पी ली और अभी याद आया। किंग गुआंगलिन अपने हाथ को देख रहा था, विचारों में खोया हुआ, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? उसकी छोटी छोटी हरकतें देखकर हेफांग ने हाथ बढ़ाया, उसकी कमर पर चुटकी काटी। क्या तुम इसका मजा ले रहे हो? तुम जरूर कोई भेष बदलकर राक्षस हो। किंग गुआंगलिन लगभग उछल पड़ा। क्या ये मन पड़ना था? वह उससे कुछ कैसे नहीं छिपा सकता था। तुम्हें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। हेफोंग ने कप बिस्तर के पास रख दिया और फिर लेट गया। अनुचित विचार सोचना बंद करो, मुझसे कुछ नहीं छूटता। वह क्यूट चीज क्या है जिसका आपने जिक्र किया था? क्या इसे सीखना आसान है? किंग गुआंगलिन ने झुककर पूछा। उसे लगा कि यह बहुत आसान है, व्यावहारिक रूप से अजेय है। हे फेंग ने अपना सिर हिलाया, यह आसान नहीं है। इसके लिए मेरे जैसे लाखों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो लगभग 30% में महारत हासिल कर सके। 30% पर पहले से ही इतना शक्तिशाली? किंग गुआंगलिन ने आश्चर्य से कहा, यदि पूर्ण रूप से महारत हासिल कर ली जाए तो क्या कोई दिन के दौरान भी ऊपर नहीं चढ़ सकता? हाँ। हेफोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, यदि पूरी तरह से महारत हासिल कर ली जाए तो कोई भी पूर्वज चेन तुवान की तरह 800 साल तक सो सकता है और अमर हो सकता है। किंग गुआंगलिन ने उसे ध्यान से देखा, ऐसा लग रहा है कि तुम अमर होने वाली हो। दुनिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे फोटोग्राफिक मेमोरी हो या 7 छिद्र, विभिन्न प्रतिभाएं मौजूद हो सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग महानता के लिए किस्मत में थे। भविष्य के बड़े शॉट, वे रोमांस के लिए उसके जैसे छोटे समय के चित्रकार के साथ कैसे घुल मिल सकते थे? प्रतिभाओं में भी अजीबोगरीब चीजें होती हैं, शायद यही उसका अनोखा शौक था। अगर ऐसा है तो उसे जरूर कोई खजाना मिल गया होगा, एक अनोखा सौदा। हे फेंग हंसा, मैं एक परी हूं जो नीचे उतरी है, तुम भाग्यशाली हो, एकमात्र नश्वर। क्या ये हो सकता है कि तुम वही गोंधा आत्मा हो जिसे मैंने 1000 साल पहले छोड़ा था और जो मुझे चुकाने के लिए लौट आए हो? किंग गुआंगलिन ने इस संभावना पर विचार करते हुए उसकी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, या तुमने मुझे फिर से चुटकी काटी। तुम असली गोंधा आत्मा हो। हे फेंग ने चुटकी काटी और फिर उसके स्थान को रगड़ा। क्या तुम जानते हो कि परी क्या होती है? मीफी। किंग गुआंगलिन ने प्रसन्नता व्यक्त की, आप भगवान लुओ का पुनर्जन्म है। यही तो ठीक है। हे फेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। किंग गुआंगलिन ने उसे जोर से चूमा, जीवित भगवान लुओ को चूमकर मेरा जीवन पूरा हो गया। तुमने भगवान लुओ को अपनी लार से गंदा कर दिया, अब तुम मुसीबत में हो। हे फेंग ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया, इस तरफ भी। अध्याय 35 छोटा सफेद खरगोश समझता है। संपादक एटलस स्टूडियो। ये स्पष्ट नहीं था कि हेफोंग का स्वास्थ्य ठीक था या नहीं, या उसके पेट को सहलाने से वास्तव में कोई फायदा हुआ था या नहीं, लेकिन काफी समय बाद दर्द वापस नहीं आया। किंग गुआंगलिन बिस्तर पर बैठ गया और उसे देखने लगा कि वह ठीक लग रही है। उसने कप उठाया और उसमें गर्म पानी भरने लगा। इसे मत डालो, मुझे और नहीं चाहिए, हेफोंग ने बिस्तर पर लेटे हुए कहा। मैं पहले इसे भर दूंगा, चाहे तुम पियो या नहीं। किंग गुआंगलिन रुका नहीं, बाहर गया, प्याला भरा और वापस आकर उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया। ये सोचते हुए उसने ढक्कन वापस लगा दिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे थोड़ी देर और रगड़ूं? वह अभी भी आश्वस्त नहीं था। अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो तो कह दो। हे फेंग ने अपनी आंखें घुमाई और उसे मुंह मोड़ लिया। एक अच्छा काम गधे के जिगर और फेफड़ों में बदल गया। किंग गुआंगलिन बिस्तर पर लेट गई और धीरे से हेफोंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और उसके कपड़ों के ऊपर से उसके पेट पर धीरे से हाथ रखा। मैं अब यहाँ हूँ, लेकिन जब तुम वापस जाओगी और तुम्हें दर्द होगा तो इसे कौन रगड़ेगा? हम सुअर के पैर। हे फेंग ने थोड़ी देर खेलने के लिए अपना फोन उठाया, फिर किंग गुआंगलिन के दूसरे हाथ को अपनी गर्दन के नीचे रखने के लिए खुद को सहारा दिया। लड़कियों के साथ हमेशा छेड़छाड़ करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ही हो जो हमेशा मुझे चिढ़ाते हो, तुम्हें ही शर्म आनी चाहिए।
चुंबन करते हुए वह कई घंटों तक उसके होठों को छूने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और उसे सिर्फ एक चुंबन तब मिला जब उसे गुरु ही कहने के लिए मजबूर किया गया। यह अनुभव करने के बाद किंग गुआंगलिन ने फैसला किया कि अब उसे अपनी इज्जत खोने की परवाह नहीं है, कम से कम हेफॉन्ग के सामने तो नहीं। हाँ, वो अपना आपा खो चुका था, कम से कम हेफांग के सामने तो वो बेफिक्र हो चुका था, इसलिए अब उसे कोई परवाह नहीं थी। मैंने तुम्हें कब छेड़ा है? हेफेंग ने शिकायत की। साफ है, ये तुम ही हो जो हमेशा मुझे छेड़ते हो, बदमाश। अगर तुम ऐसा कहते रहे तो मैं सचमुच बदमाश बन जाऊंगा। किंग गुआंगलिन ने बिस्तर पर अपनी 2 उंगलियां हेफॉन्ग की ओर घुमाई। थप्पड़। हेफेंग ने उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत। किंग गुआंगलिन बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था, वह वास्तव में इतना बेशर्म काम नहीं कर सकता था, कम से कम अभी तो नहीं। कहना तो एक बात है, लेकिन असल में कुछ अनुचित करना हेफांग के प्रति अनादर होगा। बेशक चुंबन करते समय वह भटकता हुआ हाथ पूरी तरह से सहज था और उसकी कोई गिनती नहीं थी। मेरे पास बीन्स खत्म हो गए हैं। हेफेंग ने अपना फोन एक तरफ रखते हुए अफसोस जताया। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने इस बार तो कुछ भी नहीं कहा। इसमें मेरी क्या गलती है? किंग गुआंगलिन को उसका कोमल छोटा शरीर बहुत ही आकर्षक लगा। तुम मेरे बगल में हो, मेरे प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हो। हेफेंग ने एक पल सोचा, फिर अपना फोन उठाया, कुछ चीजें टैप की और उसे सौंप दिया। मैं खेलने के लिए आपके खाते का उपयोग करना चाहता हूँ। किंग गुआंगलिन को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने फोन लिया और जल्दी से अपना अकाउंट और पासवर्ड डाला। देखा कि अभी भी 30,000 से ज्यादा बीन्स बचे हुए थे, यूनिवर्सिटी में खेलने के बचे हुए, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन के बाद से कोई गेम नहीं खेला था। इतनी सारी फलियां। हेफेंग खुश हुआ। यहाँ किंग गुआंगलिन ने फोन दिया, फिर अचानक उसे ऊपर उठा लिया। हेफेंग ने 1-2 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छू नहीं सका। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम खेलना चाहते हो? किंग गुआंगलिन मुस्कुराया। केवल एक चुंबन के लिए उसे टीचर हे कहने के लिए मजबूर किया गया और उसे इसका बदला लेना पड़ा। हेफेंग ने अपना सिर घुमाकर उसे घूरा। यहाँ किंग गुआंगलिन ने अपने होठों से इशारा किया, मुझे चूमो जैसे तुमने अभी किया था। तुमने ये चीजें इतनी जल्दी सीख ली? हेफांग किंग गुआंगलिन को घूरता रहा, फिर फोन की तरफ देखा। मैं खेल नहीं रहा हूँ। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसे अनदेखा कर दिया, फिर पुनर्विचार किया, नाराज होकर उसके हाथ पर काट लिया। एक बार जब कोई व्यक्ति चेहरे की परवाह नहीं करता तो उसे चिढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो मैं खेलूंगा। किंग गुआंगलिन ने खेल शुरू किया। जानबूझकर उसे संगीत की डिंग डोंग ध्वनियां सुनाई दी। इस दौर में बहुत अच्छी किस्मत है। टीएस एकदम सही। मकान मालिक को ले जाओ। दोहरा 1 के साथ 3 उत्तीर्ण। विरोध करना। हेफेंग ने अपने कान ढक लिए और गुस्से से उसे घूरने के लिए मुड़ गई। ये खेल सचमुच मजेदार है। किंग गुआंगलिन ने बड़ी प्रशंसा से कहा। क्या आप खेलना चाहते हैं? नहीं। अगर तुम खेलना चाहते हो तो मुझे बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम खेलना चाहते हो? अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, न कि तुम। हेफेंग के मुलायम होंठ उसके मुंह में घूम रहे थे। फिर उसने अपना मुंह पोंछा और उसे घूरते हुए बोली, दे। मैं बता सकता हूँ कि तुम सचमुच खेलना चाहती हो। आगे बढ़ो। किंग गुआंगलिन ने प्रसन्नतापूर्वक उसे फोन दिया। तुम जीतने वाली हो, देखो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता हूँ। हेफेंग ने उसे चुटकी काटी, फिर फोन उठाया और 30,000 से अधिक बीन्स पाकर फिर से खुश हो गया। तुम पर अभी भी मेरा 1 लाख बकाया है, मत भूलना। क्या ये 30,000 कर्ज की भरपाई नहीं कर सकते? यदि यह 70,000 होता तो यह और भी आसान होता। तुम्हारे सपनों में ये 30,000 वही हैं जो मैंने अभी अभी कमाए हैं। हेफेंग ने अपना हाथ उसके पेट पर ले जाकर रगड़ना जारी रखा। किंग गुआंगलिन ने इसके बारे में सोचा, फिर झुककर पूछा, अगर मैं तुम्हें वह चुंबन लौटा दूं तो क्या ये 30,000 उस 1 लाख में गिने जा सकते हैं? कितना अजीब है, चेहरा खोने के बाद दुनिया अचानक इतनी रंगीन लगने लगी। चुंबन की लत वाकई लग सकती है। जिसने भी इसका आविष्कार किया उसने सचमुच पूरी मानवता की सेवा की है। अरे नहीं, अविवाहित लोगों के लिए नहीं, उनके लिए तो यह एक बड़ी सफलता थी। क्या बकवास सोच रहे हो? हेफेंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अगर तुमने यूं ही चूमने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। 1 लाख 10 लाख में बदल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने अपने गिरते हुए होठों को रोका और उदास होकर हेफोन को पकड़े हुए लेट गया और थोड़ी देर बाद फिर से खुद को संभाल नहीं पाया। उसने उसका छोटा सा हाथ अपनी ओर खींचा और उसे कई चुंबन दिए। चेहरे या होठों पर नहीं, छोटे हाथ को चूमना ठीक था। हेफेंग के शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिससे उसका मन कर रहा था कि वह उसे काट ले। क्या तुम सुअर के पैर चबा रहे हो? हेफेंग ने घृणा से उस पर अपनी लार पोंछी। भले ही वे सुअर के पैर हों, वे सुगंधित हैं। किंग गुआंगलिन को कोई आपत्ति नहीं थी। तुम्हारे पैर सुअर के पैर हैं। हेफेंग ने उसे अपने हाथों से खेलने से मना कर दिया। उसे अभी भी खेल खेलना था। ठीक हूँ, मैं हूँ। किंग गुआंगलिन ने उसे गले लगा लिया। थोड़ा हैरान सा महसूस कर रहा था। वह उसे इतना पसंद कैसे कर सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी को ये कहते सुना था कि जब 2 लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं डेटिंग शुरू करते हैं तो उनकी भावनाएं सबसे तीव्र होती हैं, जैसे कि ताज़ा बनी हुई शराब, और फिर समय के साथ वे भावनाएं या तो गहरी हो जाती हैं और पारिवारिक प्रेम में बदल जाती हैं या खट्टी हो जाती हैं, जिससे ब्रेकअप हो जाता है। शायद एक और संभावना थी। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि क्या वह बहुत लंबे समय तक हेफोन की चिढ़ाने से दबा हुआ था और अब मुक्त होने पर पलटाव बहुत तीव्र था। जो भी हो, अगर उसे यह पसंद है तो ये सही है। किंग गुआंगलिन ने हेफांग का पेट सहलाना फिर से शुरू कर दिया। इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज जरूरी था। उसका चेहरा बस पीला पड़ गया था, जो बता रहा था कि कितना दर्द हो रहा था। अगली बार ऐसा न हो कि राहत पाने के लिए आधे दिन तक रगड़ने की जरूरत पड़े। इसके लिए वह आज रात और अधिक तरीकों पर शोध करेंगे। तुम सचमुच बहुत बड़े सुअर के पैर हो, हेफेंग ने अचानक बीच में कहा।
हाँ मैं हूँ, किंग गुआंगलिन ने सहमति व्यक्त की। सुअर के पैर आपके पेट की मालिश कर रहे हैं। हम इतनी जल्दी इतनी बेशर्म हो गई हो, हे फैंग ने धीमी आवाज में शिकायत की। किंग गुआंगलिन को अकारण शर्मिंदगी महसूस हुई। तो क्या मुझे फिर से शर्मीली बनना चाहिए? मुझे तुम्हें मिठास का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए था, हे फॉन्ग ने धीमी आवाज में शिकायत जारी रखी। पहले तो ये ज्यादा मजेदार था। बिल्कुल भी मजा नहीं आया, किंग गुआंगलिन ने उस असफल चुंबन प्रयास को याद करते हुए कहा। उसे लगा कि यह जीवन भर के लिए एक काला धब्बा है, जिसका उपयोग वह भविष्य में उस पर हंसने के लिए करेगी। मुझे परवाह नहीं है तुम कैसे व्यवहार करते हो, हे फैंग ये सोचकर और अधिक चिढ़ गया कि चीजें इस तरह कैसे हो गईं। एक अच्छा सा सफेद खरगोश अचानक एक बड़ा बुरा भेड़िया बनना चाहता था, ये कैसे हो सकता है? उसे अभी तक पर्याप्त आनंद नहीं मिला था। मैंने हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। किंग गुआंगलिन को लगा कि यह प्रेम है, दुर्व्यवहार नहीं। अध्याय 36 कुछ बातें स्वीकार ही नहीं की जाती। संपादक एटलस स्टूडियो। बाहर बारिश की आवाज धीरे धीरे कम हो गई और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश बंद हो गई हो। लिविंग रूम से आवाज आई, जिससे पता चला कि किन की मां लौट आई हैं। बिस्तर पर लिपटे दोनों लोग थोड़ा हिले। हे फांग ने समय देखा और किंग गुआंगलिन की बाहों से अलग होकर उठ बैठा। मैं रात के खाने में मदद करने जाऊंगा। किंग गुआंगलिन ने उसे वापस नीचे खींच लिया ताकि हम साथ लेटे रहें। जल्दी क्या है? तुम्हें ठंड लग जाएगी और पेट में दर्द होगा। वह ये सामान्य बातें जानता था कि लड़कियां अधिक नाजुक होती हैं, विशेषकर महीने के इस समय में, और उन्हें कुछ चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हे फैंग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उससे अलग हो गया। मैं बस सावधान रहूंगा। हिलना मत, मुझे देखो। किंग गुआंगलिन ने उसे वापस लेटने में मदद की, अपने उखड़े हुए कपड़ों को ठीक किया और कमरे से बाहर चला गया। किंग की मां रसोई में सब्जियों की टोकरी में काम कर रही थी। तभी उन्होंने किंग गुआंगलिन को अंदर आते देखा। उन्होंने सहजता से पूछा, हे फैंग कहाँ है? अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। किंग गुआंगलिन नीचे झुककर उसे हरी सब्जियों से पत्ते तोड़ने में मदद करने लगी। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? किंग की मां ने उसे विदा किया। जाओ जाओ, उसे वहां अकेला मत छोड़ो। ये लड़का क्या कर रहा था? अपनी प्रेमिका का साथ न देकर यहाँ दखल दे रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। किंग गुआंगलिन ने चतुराई से समझाया कि हे फॉन्ग बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं रहते और यहाँ कोई परेशानी खड़ी नहीं करते? किंग की मां ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या बात गंभीर है? अगर नहीं तो तुम्हें उसे क्लिनिक ले जाना चाहिए। AI एनालिसिस ऑफ टाटा स्टील शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। स्टॉक एनालिसिस एड्स बाय पब फ्यूचर। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा, बस इन दिनों उसका शरीर थोड़ा असहज है, आराम करने से मदद मिलेगी। नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? किंग की मां ने उसके हाथ से सब्जियां ली। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तू यहाँ मेरे साथ है। जा, उसका साथ दे। फिर उसने उसे संदेह से देखा। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ था? नहीं, किंग गुआंगलिन को उसकी सोच समझ में नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ खाना बनाने में मदद करने आई हूँ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी त्वचा में खुजली हो रही है? किंग की मां को यह बात अजीब लगने लगी। ये बच्चा क्या कर रहा है? वह हमेशा केवल बर्तन ही धोता था, सब्जियां भी नहीं काट सकता था, और अब वह खाना बनाने में मदद करना चाहता था। किंग गुआंगलिन ने साग का एक और पत्ता उठाया और फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे से कहा, हे फॉन्ग आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं आया हूँ। किंग की मां एक पल के लिए रुकी। मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करो और खा लो। फिर वह व्यंग्यात्मक स्वर में हंसी। क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो? जाहिर है तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मदद कर रहे हो। तो ये बच्चा अचानक ही फॉन्ग के लिए मेहनती हो गया। शायद ही फॉन्ग ने उसे आने के लिए भी कहा था। सब एक जैसे, सब एक जैसे। किंग गुआंगलिन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए अपनी मां की मदद करना बहुत बुरा लग रहा था। चले जाओ, तुमने इतनी अच्छी सब्जियां कैसे बर्बाद कर दी? किंग की मां ने उसके हाथ से सब्जियां छीन ली। हे फॉन्ग को अकेला मत छोड़ो, जाकर उसका साथ दो। बस मुझे आपकी मदद करने दीजिए। किंग गुआंगलिन ने जिद करते हुए एक हरी मिर्च उठाई और उसे नल के नीचे धोते हुए कहा, अभ्यास से निपुणता आती है, जितना ज्यादा आप इसे करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किंग की मां अब तक हैरान थी। अभ्यास से सिद्धि प्राप्त करने का उसका क्या मतलब था? मैं बस खाना बनाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। किंग गुआंगलिन ने मिर्च धोकर उसे कटिंग बोर्ड पर रख दिया। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि मैं आगे भी अक्सर आपकी मदद करूंगी। इसे कैसे काटना है? पट्टियों में। किंग की मां ने सब्जियां चुनना बंद कर दिया और किंग गुआंगलिन को देखने लगी। उसे लगा कि इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। किंग गुआंगलिन ने अनाड़ीपन से काली मिर्च को आधा काटा, कुछ क्षणों के लिए चाकू से उसकी तुलना की, फिर किनारे से एक पट्टी लंबवत काट दी। ऐसे, है ना? बीच का कोर निकालकर फेंक दो। किंग की मां ने उसे निर्देश दिया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने अपनी जांघ पर थपकी दी। तुम खाना बनाना सीखना चाहते हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स? नहीं, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने मना कर दिया। इसमें सीखने वाली क्या बात है? एक बार देख लो तो समझ आ जाता है। नाटक करो, करो और नाटक करो। किंग की मां ने व्यंग्य किया। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बता सकती कि तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, बस थोड़ा अभ्यास करना है। किंग गुआंगलिन चाकू पकड़े हुए थोड़ा घबराया हुआ था। अगर उसका हाथ कट गया तो वह चित्र नहीं बना पाएगा। बहुत कष्टप्रद बात है। उसकी मां और हे फॉन्ग दोनों को धोखा देना इतना कठिन क्यों था? वे सब कुछ देख सकते थे। किंग की मां विजयी भाव से पीछे मुड़ी और हरियाली पर काम जारी रखने लगी। क्या तुम सचमुच ऐसा कर रहे हो? वास्तव में नहीं, मैं तो बस बाहर जाने पर भूखा रहने से बचने के लिए इधर उधर काम करता रहता हूँ। हे, मानो कोई भी यकीन कर लेगा। किंग की मां ने भी उसे नहीं समझाया। अच्छा, तो ठीक से सीखो, ये सब्जियां भी काट लो। विभागों में। किंग गुआंगलिन ने मिर्च की पट्टियों को एक तरफ रख दिया और अपनी मां द्वारा तोड़ी गई हरी सब्जियों को लेकर उन्हें धोना शुरू कर दिया।
सही कहा, तुमने इसे पहले भी खाया है। किंग की मां ने मुंह बनाया और वह खाना बनाना सीखना चाहता था। किंग गुआंगलिन के कमरे का दरवाजा एक आवाज के साथ खुला, जिससे उसने चाकू नीचे रख दिया और रसोई के दरवाजे की ओर भागा। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मैं बस देख रही हूँ कि क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। हे फैंग की आवाज सामान्य से अधिक नर्म, कोमल और सौम्य थी, हालांकि उसका रंग लगभग सामान्य हो गया था। रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा प्रिय, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। किंग की मां ने शायद अनुमान लगा लिया था कि हे फॉन की तबीयत क्यों खराब है। बिना किसी सहायता के घर और स्कूल से दूर रहना कठिन हो सकता है। तुम्हें थोड़ी देर और लेटना चाहिए, किंग गुआंगलिन ने भी कहा। मैं ठीक हूँ। हे फॉन को नहीं पता था कि किंग गुआंगलिन और किंग की मां ने क्या बात की थी, और वह रसोई में आगे नहीं गया, बस दरवाजे के पास खड़ा होकर उनसे बातें करता रहा। पब फ्यूचर एड्स। किंग गुआंगलिन को कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटते हुए देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या गुआंगलिन आज खाना बना रही है? वह सीखने की योजना बना रहा है। किंग की मां ने उन दोनों के बीच देखा। हाँ, तुम उसे मार्गदर्शन दे सकती हो। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। किंग गुआंगलिन को अपने फैसले पर पछतावा हुआ, उसने सीखने के लिए अभी क्यों चुना जबकि वह ये काम कभी भी कर सकता था। ये सीखना आसान है, बस अभ्यास करो और तुम इसे सीख जाओगे। हे फॉन्ग ने कहा जब वह किंग गुआंगलिन के पास खड़ी हो गई। इनका आकार लंबा होना चाहिए, जब ये छोटे होते हैं तो इन्हें सीखना मुश्किल होता है। इतना लंबा? किंग गुआंगलिन ने इशारा करते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि वह जो खाना खाता था वह आमतौर पर लंबा होता था। उसे 2 बार और काटते देख। हे फॉन्ग ने उसे रोका। 1 मिनट रुको। क्या? किंग गुआंगलिन ने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा। तुम्हारी उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, वरना तुम आसानी से खुद को काट लोगे। हे फैंग ने चाकू लिया और दिखाया। चाकू को अपनी उंगलियों के जोड़ों के साथ लगाओ, इससे तुम कटोगे नहीं। ओह, मैं समझा। किंग गुआंगलिन ने इसे 2 बार आजमाया और पाया कि यह तरीका वास्तव में अधिक सुरक्षित है। ब्लेड को बलपूर्वक नीचे न डालें, बल्कि पीछे से आगे की ओर बल का प्रयोग करें, इससे कट अधिक चिकना होगा। शिक्षक ने निर्देश देना जारी रखा। हर पहलू में उसने उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया। अद्भुत, किंग गुआंगलिन ने प्रशंसा करते हुए कहा। वास्तव में केवल एक अच्छा शिक्षक ही योग्य विद्यार्थियों का निर्माण करता है। किंग की मां के पट्टियों में काटने, खंडों में काटने के विपरीत कौन जानता था कि ये तरीके कब प्रभावी होंगे। मुझे कब तक आपकी तरह उस तेज आवाज दादा दादा के साथ काटना सीखना होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक पकाते हैं। किंग गुआंगलिन इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह सीखना चाहते हैं। मैं बस खिलवाड़ कर रहा हूँ, इसे लंबे समय तक नहीं करूंगा। ओह, हे फैंग ने आवाज खींची। तो फिर आपको दादा स्पीड की क्या जरूरत है, बस बेतरतीब ढंग से काट दो। सत्य, साग वहां छलनी में जाता है, अगर आप उन्हें कटोरे में डालेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। हे फॉन्ग ने धैर्यपूर्वक निर्देश दिया। पहली बार खाना बना रहे किंग गुआंगलिन ने मूर्ख की तरह व्यवहार किया, उसे बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। किंग की मां चुपचाप उन्हें देखती रही, सोचती रही कि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। अगर वे साथ हो जाते तो वाकई अच्छा होता, लेकिन वे दोनों बहुत छोटे थे और शादी से पहले ही बहुत सी बातें सामने आ जाती थीं। इस बच्चे को कड़ी मेहनत की जरूरत थी। अध्याय 37। हिम्मत बढ़ गई है संपादक एटलस स्टूडियो। बेशक रात का खाना किंग गुआंगलिन नहीं बना सकता था। किंग की मां ने अजीबोगरीब आकार की सब्जियां जो किंग गुआंगलिन ने काटी थी उन्हें तलकर रख दिया और उसे अभ्यास के लिए तली हुई हरी सब्जियों की एक ही डिश दी। अगर वह खराब भी निकली तो भी उसे ही खाना पड़ेगा। किंग गुआंगलिन पहली बार स्पैचुला पकड़े हुए थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि टीवी पर खाना बनाते समय आग की लपटें निकालते हुए शेफ वाकई कमाल के लगते हैं। वह उनकी नकल करना चाहता था, लेकिन जानता था कि कुछ भी दिखावटी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने स्पैचुला से सब्जियों को सावधानी से पलटा। तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? हे फैंग ने उसे पीछे से धक्का दिया। तुम जलोगे नहीं, मेरा विश्वास करो। नहीं, ये ठीक है। किंग गुआंगलिन एक हाथ की दूरी पर खड़ा था और पास आने से इनकार कर रहा था। सुनो, तुम सचमुच जलोगे नहीं। हे फैंग ने उसे 2-4 बार धक्का दिया, लेकिन नाकाम रही। ये देखकर कि लिविंग रूम में बैठी किंग की मां ध्यान नहीं दे रही है, उसने अपना पूरा शरीर किंग गुआंगलिन की पीठ से टिका दिया। हिलना मत, जब तक तुम्हें डर न हो कि तुम्हारी मां देख लेंगी। इससे किंग गुआंगलिन अपनी जगह पर ही अटक गया। वह जल्दी से आगे झुका और घबराहट से कड़ाही की कड़कड़ाहट को देखने लगा। जरा रुको, किस बात का इंतजार करोगे? हे फैंग ने फिर से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हुए धमकी भरे स्वर में फुसफुसाया। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी मां को बता दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे कितना नमक डालना चाहिए? किंग गुआंगलिन ने विषय बदल दिया। इसे धीरे धीरे जोड़ें और मैं देखूंगा। किंग गुआंगलिन ने कड़ाही में धीरे से थोड़ा सा नमक डाला। क्या ये काफी है? थोड़ा और। अभी के बारे में कैसे? ये सही है, थोड़ा और जोड़ें। इसका स्वाद वाकई लाजवाब होगा। किंग गुआंगलिन ने नमक नीचे रखते हुए आत्मविश्वास से कहा। और क्या डालूं? इमेज जी, बस आधा चम्मच ही काफी होगा। जब पकवान तैयार हुआ तो वह ठीक लग रहा था। हे फॉन्ग ने उसे मेज पर लाने में मदद की। हालांकि किंग गुआंगलिन के सब्जी काटने की वजह से किसी भी व्यंजन के टुकड़े या स्लाइस एक जैसे नहीं थे और वे अपनी सामान्य गुणवत्ता से कम 3 स्तर नीचे थे। किंग गुआंगलिन को स्वयं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अन्य दो ने कोई चिंता नहीं दिखाई और फिर भी उन्होंने अपने भोजन का भरपूर आनंद लिया। किंग की मां को ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि सब्जियां तो उनके बेटे ने ही काटी थीं। हे फॉन्ग खुश था कि किंग गुआंगलिन अब खाना बनाना सीख रहा है। आखिरकार उसने समय के साथ अपने हुनर को निखारा था और यह सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। हे फैंग, अगर तुम्हारे पास समय हो तो उसे सिखाने के लिए अक्सर आया करो, वरना वह सीखने में बहुत आलसी हो जाएगा। किंग की मां ने सोचा कि एक आदमी के लिए खाना बनाना जानना अच्छी बात है, कम से कम उसे किसी बहस के बाद खाना न खाने का डर तो नहीं रहेगा।
जरूर, हे फैंग ने सिर हिलाया। किंग गुआंगलिन चुप रहा। बहस करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह वास्तव में खाना बनाना सीखना चाहता है। बहुत कष्टदायक, ये सब थोड़ा शर्मनाक लग रहा था। हलचल तलना वास्तव में स्वादिष्ट है। हे फॉन्ग ने साग का एक निवाला खाते हुए उसकी प्रशंसा की। मैं खुद बता सकता हूँ कि यह अच्छा है या नहीं। किंग गुआंगलिन ने बुदबुदाते हुए अपने कटोरे में एक बड़ा हिस्सा डाला। मैं इसे अपने लिए रख रहा हूँ। ये तो तुम्हारा पहली बार है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, हे फॉन्ग ने बेपरवाही से एक और निवाला लेते हुए कहा। आखिरकार हरी सब्जियों को तब तक खराब करना मुश्किल होता है जब तक वे जल न जाएं। किंग गुआंगलिन इसे स्वीकार नहीं कर सका। किंग की मां ने भी बस एक निवाला खाया था और फिर उसे फेंक दिया, दूसरे निवाले की परवाह नहीं की। उसने जल्दी से अपने कटोरे में से सब कुछ खत्म किया और एक और बड़ा हिस्सा लिया और प्लेट में पड़ी बेस्वाद सब्जियों को साफ कर दिया। आराम से रहो, हे फॉन्ग ने बेबसी से कहा। समय के साथ तुम ठीक हो जाओगे। किंग की मां को वहां का माहौल बहुत पसंद आया, ऐसा लगा जैसे कोई परिवार हो। वह उनकी बातचीत में शामिल नहीं हुई, बस आराम से अपनी जगह पर बैठी चुपचाप खाना खा रही थी। इस आनंददायक रात्रिभोज के बाद किंग गुआंगलिन ने मेज साफ की और बर्तन धोने के लिए रसोई में भाग गई। हे फॉन्ग कमरे में वापस नहीं लौटी, बल्कि वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही। किंग की मां सोफे पर बैठी कुछ देर टीवी देख रही थी, तभी उन्हें अचानक कुछ याद आया। हे फैंग, हाँ आंटी, आओ बैठो, किंग की मां ने उसे बैठने के लिए कहा। वह अचार वाली सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी, मुझे इसे बनाना सिखाओ। हे फैंग ने उसकी बात मान ली और सोफे पर बैठ गया। बस मूली को लगभग इतनी ही लंबी पट्टियों में काट लो, फिर उन पर थोड़ा सा नमक लगा दो। ओह, किंग की मां ने सुनते हुए सिर हिलाया। तो तेल महत्वपूर्ण है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना सुगंधित है। आप वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं। मैंने ये सब ऑनलाइन सीखा है। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं अगली बार और भी बना सकता हूँ, हे फॉन्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, किंग की मां ने प्रशंसा से कहा। क्या तुम्हारे घर पर कोई भाई बहन है? मेरा एक बड़ा भाई है। भाई अच्छे होते हैं। लिन जैसे व्यक्ति के लिए जो इकलौता बच्चा है और जिसके भाई बहन नहीं है, यह अकेलापन है, किंग की मां ने टीवी देखते हुए और उसके साथ बातचीत करते हुए कहा। काफी हद तक। अब मेरा भाई अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है, इसलिए मेरे लिए यानी उसकी बहन के लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं है। वह शादीशुदा है तो वह आपसे उम्र में बहुत बड़ा होगा। हाँ, वह मुझसे 7 साल बड़ा है। नहा धोकर किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ सुखाए और कुछ देर उनके पास खड़ा रहा। ये देखकर कि वे अभी भी बातें कर रहे थे, वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि कमरे में जाकर गले मिलने का कोई मौका नहीं है। उसने 2 गिलास पानी डाला और उन्हें उनके लिए मेज पर रख दिया, फिर बेशर्मी से हे फॉन्ग के बगल में बैठ गया और उनके साथ टीवी देखने लगा। हे फैंग ने एक गिलास किंग की मां की ओर बढ़ाया, दूसरा गिलास उठाकर एक घूंट लिया और किंग की मां के साथ बातचीत जारी रखी। टीवी पर लाइफ रिविलेशन चल रहा था, जिसमें यान नी और हुगे, जो उनसे 6 साल छोटे थे, एक प्यार करने वाले नवविवाहित जोड़े की तरह दिख रहे थे। ये देखकर किंग गुआंगलिन बेचैन हो गया। उसने चुपचाप हे फॉन्ग का छोटा सा हाथ अपने बीच ले लिया और उसे थोड़ा सा दबाया। उसने किंग की मां की तरफ देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उन्हें देख न सके, और फिर उसके साथ खेलने लगा। एक बार जब आप एक चुंबन साझा करते थे जिसमें तरल पदार्थों का आदान प्रदान होता था, तो रिश्ता जल्दी ही गर्म हो जाता था। पहले और बाद में अंतरंगता का स्तर बिल्कुल अलग होता था, जिससे स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास बढ़ता था। इतने करीब आने के बाद ये छोटी छोटी बातें तुलनात्मक रूप से तुच्छ लगती थीं। हाँ, हे सिटी का विश्वविद्यालय उतना अच्छा नहीं है, लुओ सिटी विश्वविद्यालय अभी भी सबसे अच्छा है, हे फॉन्ग ने किंग की मां से कहा, चुपके से उसे एक नजर से चेतावनी देते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अपना हाथ नहीं हटाया। लेकिन ये पास ही है, इसलिए आना जाना सुविधाजनक है। किंग की मां उनके छोटे छोटे इशारों से अनजान रही। किंग गुआंगलिन खुशी से सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। अगर वे गले नहीं लग सकते थे तो कम से कम वह उसके नन्हे हाथों से तो खेल सकता था। आखिरकार उसे भी तो कुछ न कुछ तो करना ही था। उसने अपनी हथेली धीरे से हे फॉन्ग के हाथ के पिछले हिस्से पर फिराई, उसकी मुलायम चिकनी बनावट का आनंद लिया। फिर उसने अपनी छोटी उंगली को उसकी हथेली पर लगाया और हल्के से उसकी हथेली को सहलाया। केवल 2 खरोंचों के बाद हे फॉन्ग ने गुदगुदी के कारण उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे किंग गुआंगलिन अपनी छोटी उंगली में दर्द से थोड़ा चिल्लाया। किंग की मां ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? हे फैंग ने चिंता से पूछा और अपना हाथ थोड़ा और भींच लिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, किंग गुआंगलिन ने बेपरवाही से उनकी नजरें चुरा लीं। टीवी शो काफी दिलचस्प है। हाँ, ये सीरीज अच्छी है, किंग की मां ने सिर हिलाया। लेकिन लियू गुआंगयाओ तो बिल्कुल ही घिनौना है, उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। हे फॉन्ग ने सहमति व्यक्त की। लेंशिन भी बहुत बुरी है। 2 बुरे लोग एक साथ वास्तव में एक दूसरे के अनुकूल हैं। किंग गुआंगलिन ने चुपचाप अपनी छोटी उंगली को मुक्त कर दिया और हे फॉन्ग के छोटे हाथ को अच्छी तरह से मसलते हुए जवाब दिया, लेकिन उसने फिर से बेतरतीब ढंग से खरोंचने की हिम्मत नहीं की। किंग की मां थोड़ी देर और बैठी रहीं। एपिसोड खत्म करने के बाद वे उठी और दंपति के अकेलेपन में दखल न देने का फैसला करते हुए हल्की फुल्की विदाई के साथ अपने कमरे में वापस चली गईं। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर किंग गुआंगलिन ने ध्यानपूर्वक टीवी विज्ञापन पर ध्यान केंद्रित किया, मानो वह शो से भी अधिक आकर्षक था। हे फैंग ने उसे आधी मुस्कान के साथ देखा। अब तुम बोल्ड हो गए हो, है ना? अध्याय 38 अजय दिव्य कौशल की महान सफलता संपादक एटलस स्टूडियो। किंग गुआंगलिन ने कुछ नहीं कहा, ऐसा दिखावा किया जैसे उसने सुना ही नहीं और बस उसका छोटा सा हाथ पकड़े रहा, उसे छोड़ा नहीं। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम ऐसा करोगे? हे फैंग ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और उसकी कमर के मुलायम मांस को चुटकी से दबाया। मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। किंग गुआंगलिन ने उसे पकड़ लिया और खड़े होने के लिए तैयार हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं?
कमरे में वापस जाओ, यहाँ देखने के लिए कुछ खास नहीं है। कमरे में वापस किस लिए? हे फैंग ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने उसे खींचा, लेकिन वह नहीं हिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीवी देख रहा हूँ। हे फैंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम फिर से बदतमीजी करने के लिए कमरे में वापस जाना चाहते हो? आप इसे दुर्व्यवहार कैसे कह सकते हैं? किंग गुआंगलिन ने असहमति जताई। शुरू में यह आप ही थे। हे फॉन को घूरते हुए देखकर वह आगे नहीं बोल सका और सोफे पर वापस गिर पड़ा। चलो टीवी देखते हैं। हम्फ। हे फैंग ने उनके जुड़े हुए हाथों को देखा, घूम गया और किंग गुआंगलिन की गोद में बैठ गया, उसे उत्तेजक नजरों से देखते हुए। अगर तुम सक्षम हो तो हिलना मत, बस ऐसे ही देखते रहो। इतना अनियंत्रित। किंग की मां के बाहर आने तक प्रतीक्षा करें और देखें कि कौन शर्मिंदा है। मत करो। किंग गुआंगलिन घबरा गया। अगर किंग की मां ने ये देख लिया तो वह किसी का सामना करने में शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक से बैठो। क्या यही नहीं है जो तुम चाहती थी? हे फैंग ने अपनी मुद्रा ठीक की। किंग गुआंगलिन के ऊपर बैठ गई और अपनी बाहें उठाकर उसकी ओर देखा। कोई देख लेगा। किंग गुआंगलिन ने उसे धक्का दिया। अब तुम डर गए हो, मुझे पता है, जल्दी से नीचे उतरो। हम्फ। हे फैंग ने मुस्कुराते हुए किंग गुआंगलिन के करीब झुकते हुए कहा, अभी भी हिम्मत है या नहीं? किंग गुआंगलिन ने घबराहट से किंग की मां के कमरे के दरवाजे की ओर देखा। हिम्मत मत करो, मुझे टीचर हे कहो, ये बहुत ज्यादा है। किंग गुआंगलिन परेशान हो गई और उसने उसे फोन करने से इनकार कर दिया। तुम फोन करोगे या नहीं? नहीं, तो फिर ऐसे ही रहो। हे फैंग ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने खुद को संभाला और अचानक उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। बस ऐसे ही रहो। हे फैंग अचानक चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने अपनी बाहें कस लीं। क्या ये सिर्फ गले लगना नहीं है? कौन किससे डरता है? ठीक है, ऐसे ही। हे फैंग ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया, ये देखने के लिए कि कौन पहले झुकेगा, कौन किससे डरता है। थोड़ी देर बाद उसने फिर अपना सिर उठाया। केवल तुम ही देख सकते हो, मैं नहीं। तो फिर घूम जाओ। किंग गुआंगलिन ने अपना हाथ थोड़ा ढीला कर दिया, जिससे हे फॉन्ग के लिए मुड़ना और टीवी की ओर मुंह करना आसान हो गया। इसका पछतावा मत करो। हे फैंग ने उसे चेतावनी दी। अब वह थोड़ा साहसी महसूस कर रहा था। ये कहावत कि पुरुष बड़े सुअर के पैर होते हैं वास्तव में गलत नहीं थी। स्पष्ट रूप से पिछली बार एक फिल्म देखते समय वह पॉपकॉर्न खाने से ही शर्मा गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने निगल लिया। हे फॉन्ग ने ऊपर से उसे देखा तो उसका मुंह सूख गया। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? हे फैंग ने संदेह से पूछा। शिक्षक वह हम। हे फैंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ। हम अभी भी डर लग रहा है। हो। जैसे ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी और वह बोलने ही वाली थी, किंग गुआंगलिन ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम मम। किंग गुआंगलिन के अचानक हमले पर हे फैंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बड़ा सुअर, अविश्वसनीय साहस। किंग गुआंगलिन ने उसे मोहवश कसकर पकड़ लिया, अमृत के समान मीठा, जिससे उसके सूखे मुंह और गले को राहत मिली। हे फैंग ने एक क्षण तक संघर्ष किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक बार और छोड़ दो। डॉट डॉट डॉट। चरमराहट। किंग की मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। तल्लीन जोड़ी चौंक गई और जल्दी से अलग बैठ गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे वे ध्यान से टीवी देख रहे हों। किंग की मां अपने कमरे से बाहर आई, चारों ओर देखा और फिर सोफे पर आकर अपना पानी का कप उठाया। इतने ध्यान से विज्ञापन देख रहे हो? किंग की मां ने टीवी पर और फिर उन दोनों पर नजर डाली, थोड़ा आश्चर्यचकित हुई कि उनकी अजीब आदतें क्या हैं। ओह, यह विज्ञापन काफी दिलचस्प है। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से सिर हिलाया। बहुत दिनों से टीवी नहीं देखा, ये तो कुछ नया सा है। हे फॉन्ग ने चुपचाप किंग गुआंगलिन को घूरा। क्या तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही? तुम्हारे चेहरे इतने लाल क्यों हैं? किंग की मां उलझन में पड़ गई। आज तो बस बारिश हुई थी, पंखा भी नहीं चला था, इतनी गर्मी नहीं थी। हम थोड़ा गर्म है। हे फैंग ने अस्वाभाविक रूप से अपना कप उठाया और एक घूंट लिया। हाँ, थोड़ी गर्मी है, ज्यादातर उमस है। किंग गुआंगलिन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और किंग की मां से पूछा, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? मैं गर्म नहीं हूँ, ये वास्तव में काफी अच्छा है। किंग की मां ने हे फॉन्ग को संदेह से देखा, फिर किंग गुआंगलिन की ओर देखा। लिविंग रूम बहुत गर्म है, चलो कमरे में वापस चलते हैं। किंग गुआंगलिन ने हे फॉन्ग को सुझाव दिया। हम। हे फैंग ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। चलो उस पेंटिंग को देखने चले जिसका तुमने जिक्र किया था। ओह, आगे बढ़ो। किंग की मां ने अपना सिर खुजलाया, शायद वह गलत समय पर बाहर आ गई। इसे भूल जाए, युवाओं को अपनी चमक दमक दिखाने दीजिए। जैसे ही किंग गुआंगलिन ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद किया, उसे अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। आउच। हे फैंग ने अपनी आवाज धीमी कर ली और उसे जोर से चुटकी काटते हुए चिल्लाई, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। कोई बात नहीं, उसने नहीं देखा। किंग गुआंगलिन ने मुंह बनाया, उसे लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या ये सब आपने ही शुरू नहीं किया था? वह निश्चित रूप से जानती है। हे फैंग ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जोर से काट लिया। बहुत शर्मनाक। तो क्या हुआ? उसकी अभिव्यक्ति देखकर किंग गुआंगलिन को अचानक बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि वह थोड़ा संतुष्ट भी हुई। तो क्या ये लड़की शर्मीली भी हो सकती है? वाह, उस शर्मिंदगी को देखो। टीएस। किंग गुआंगलिन ने अपनी कलाई रगड़ी और उसे फिर से गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। हे फॉन्ग का ये रूप वास्तव में मनमोहक था। चले जाओ। हे फैंग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, पलटी खाकर बिस्तर पर लेट गई। तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगी। चिंता मत करो, वह नहीं जानती। किंग गुआंगलिन उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हे फॉन्ग ने फिर से उसे चकमा दे दिया। बहुत परेशान करने वाला। हे फैंग ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, मुझे मत छुओ। शिक्षक है। किंग गुआंगलिन उसके करीब झुकी और उसे पुकारा।
ये बात पहले भी कई बार कह चुके होने के कारण उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। शर्मिंदगी की तो बात ही छोड़िए, गले मिलना ही मुख्य बात थी। मुझे गुरु कहना बेकार है, छूने का मतलब है छूना नहीं। हे फैंग ने मुंह फेर लिया और उसकी तरफ नहीं देखा। नहीं छूना तो नहीं छूना। किंग गुआंगलिन ने अपना हाथ उसके ऊपर फैला दिया और उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। तुम्हें मुझे छूने की इजाजत नहीं है, चले जाओ। हे फैंग ने उसे खींचा। मैं तुम्हें नहीं छू रहा हूं, तुम मुझे छू रहे हो। बेशर्म, हे फैंग ने फुफकारते हुए कहा। वह इतनी जल्दी इतना धूर्त बूढ़ा लोमड़ी कैसे बन गया? हम दोस्तों, अगर तुम इतनी परेशान हो तो मैं तुम्हें मुझे चूमने दूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर उसकी ओर झुका दिया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि ऐसे मामलों में अगर तुम कमजोर हो तो वह मजबूत है, अगर तुम मजबूत हो तो वह कमजोर है। जब तक तुम मोटी चमड़ी वाले हो, डरने की कोई बात नहीं है। बदबू आ रही है, कौन तुम्हें चूमना चाहता है? हे फैंग ने अपने हाथ से उसका चेहरा धकेल दिया। भूमिकाओं में त्वरित परिवर्तन ने उसे अप्रस्तुत कर दिया। चुंबन। किंग गुआंगलिन ने उसकी हथेली चूमी। हे फैंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया, अपनी हथेली में गुदगुदी महसूस करते हुए, कुछ शब्द रोके हुए जो वह नहीं कह सकी, कुछ असमंजस में महसूस कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी अपना बेशर्म पक्ष प्रकट करने के बाद भविष्य में क्या होगा? यदि उसे पहले से पता होता कि चीजें इस तरह घटित होंगी तो वह पहले ही अपने आप को संभाल लेती और वास्तव में जो उसने बोया था वही काटती। किंग गुआंगलिन ने हे फॉन को फिर से गले लगाने की कोशिश की और उसने हार मानने से पहले हल्का संघर्ष किया। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? किंग गुआंगलिन ने उसके बालों को सहलाते हुए आत्मसंतुष्ट होकर कहा। क्या उम्मीद नहीं थी? हे फैंग ने चिढ़कर पूछा। जब तुम सिनेमा में मुझे चिढ़ा रहे थे तो क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा अंत ऐसा होगा? हे फैंग गुस्से में था। जरा रुको। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। किंग गुआंगलिन को कोई आपत्ति नहीं थी। बिना किसी शर्म के वह जय महसूस कर रहा था। वह जय था। ऐसा मत सोचो कि मैं कभी भी अपना मुंह खोलूंगा, मुझे शिक्षक कहने से वह मदद नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अध्याय 39। उन दिनों की सभी महिलाएं कमजोर समूह की थीं। संपादक एटलस स्टूडियो। स्त्री पुरुष संबंधों में स्त्रियां स्वाभाविक रूप से नुकसान में रहती थीं। भले ही दोनों समान रूप से बेशर्म हो, फिर भी अंततः महिला ही पीड़ित होती थी। पुरुष वास्तव में निडर थे, सिवाय शायद कुछ खास मामलों के। किंग गुआंगलिन ने निश्चित रूप से इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह सिर्फ ये सोच रहा था कि हे फॉन को कैसे मनाए। यह ऐसा था जैसे सिनेमा हॉल में किसी को छेड़ना हो और अचानक बीच में ही रुक जाना हो। बस इस बार हे फैंग की हरकतें और भी तेज थीं। जैसे ही उसे मिठास का एहसास हुआ, उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे लत लग गई। सच में, मैं तुम्हारे लिए 2 लाख बीन्स जीतूंगा। किंग गुआंगलिन ने हे फॉन को पीछे से गले लगाते हुए कहा। पर्याप्त नहीं, ऐसा नहीं था कि यह काम नहीं करेगा, बस ये काफी नहीं था। किंग गुआंगलिन ने मन ही मन खुशी जताई। मैं तुम्हारे लिए 3 लाख जीतूंगा। इसे 2 गुना करो। हे फैंग ने अपनी सांस से उसकी गर्दन में गुदगुदी महसूस की और उसका सिर उससे रगड़ दिया। किंग गुआंगलिन हिचकिचाया। 6 लाख का खेल खेलने में बहुत समय लगेगा और यह भाग्य पर भी निर्भर करता है। ये तो बहुत ज्यादा है। सुपर डबल। हे फैंग ने असंतुष्ट होकर दांव बढ़ा दिया। उसे मोलभाव करने की इजाजत किसने दी? ठीक है, लेकिन इसे सिर्फ कर्ज ही माना जाएगा। इससे पहले कि मैं काफी कुछ जीत लूं, हम अभी भी वो काम कर सकते हैं, तुम्हें पता है। किंग गुआंगलिन ने हे फांग से एक चुंबन के लिए बातचीत करने की बहुत कोशिश की। हे फांग ने एक पल सोचा, तो फिर तो इसे सुपर डबल करना होगा। इतने सारे सुपर के साथ ये कितना होगा? किंग गुआंगलिन गणना नहीं कर सका, बस इतना जानता था कि यह वास्तव में एक बड़ी संख्या थी। मैं गिनती करने के लिए बहुत आलसी हूँ, बस मुझे बता दो कि तुम करोगे या नहीं। हे फैंग इस बात से नाराज था कि उसने तुरंत हामी नहीं भरी। ठीक है, किंग गुआंगलिन ने सहमति जताई, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई समय सीमा नहीं है। वह धीरे धीरे खेल सकते हैं, बशर्ते इसे खेल में देरी न हो। ये हुई ना बात। हे फांग इस बार संतुष्ट था। आखिरकार उसके चुंबन को बार बार ठुकराना नामुमकिन था। सबसे जरूरी था कि इस मौके का फायदा उठाकर और शर्तें रखी जाएं। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया? मुझे पता है। किंग गुआंगलिन को लगा कि उसने एक नया कौशल सीख लिया है, मनाना। लड़कियों, तुम्हें अक्सर उन्हें अपनी मर्जी से काम करने देना पड़ता था। अगर तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती या बेशर्मी से पेश आती तो क्या होता अगर तुम डरकर उसे भगा देती? क्या हुआ? हे फैंग का इरादा उसकी प्रशिक्षण योजना को वापस पटरी पर लाने का था। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह ये नहीं कह सकता था कि किस करना गलत है। अगर उसने फिर से अपना मन बदल लिया तो क्या होगा? आखिर ये सब इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वो पहले उसकी गोद में बैठी थी। क्या उसे ये कहना चाहिए था कि वो बेशर्मी करके गलत था और उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तुम फिर से हिचकिचा रहे हो। हे फैंग नाराज हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? मेरी ओर से सब कुछ गलत था। ऐसा लगता था कि यह पुरुषों का एक आम हुनर है। जब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या गड़बड़ है तो वे बस अपनी गलती मान लेते थे, बस उसे शांत करने और खुश करने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि भविष्य में क्या करना है? मुझे पता है। किंग गुआंगलिन ने इस बार बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? हे फैंग ने पूछा। चुंबन। किंग गुआंगलिन ने हिम्मत करके पूछा। मैंने जो कुछ भी कहा सब बेकार गया। हे फैंग ने उसे चुटकी काटी। मेरे लिए बीन्स जीतो, लेकिन क्या अभी भी 30,000 नहीं है? किंग गुआंगलिन ने मना कर दिया। खेल खेलना हे फॉन जितना मजेदार नहीं था। उसके लिए जीतने के लिए उसे अकेले होने तक इंतजार करना पड़ा। अब उसे पकड़े हुए उस घटिया खेल के लिए किसके पास समय था? सिर्फ 4,000 बचे हैं। हे फैंग ने उसे अपना फोन दिखाया। तुम्हारे घटिया अकाउंट की किस्मत बहुत खराब है।
क्या? किंग गुआंगलिन चौंक गया। तुम आज दोपहर को बस थोड़ा ही खेले थे, तुम इतनी जल्दी कैसे हार गए? क्योंकि तुम्हारे खाते में बुरे कर्म हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा बुरे कार्ड मिलते हैं। हे फैंग कभी नहीं मानेगी कि वह खेल में अच्छी नहीं है। अगर वह हार भी गई तो भी यह किंग गुआंगलिन की गलती रही होगी। तो अभी मत खेलो। किंग गुआंगलिन ने उसका शरीर अपनी ओर घुमाया और उसे फिर से कसकर गले लगा लिया। मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें थामे रहने दो। हे फांग ने विरोध नहीं किया। उसे भी किंग गुआंगलिन की बाहों में होने का, पूरी तरह से गर्म, उसकी खुशबू में सांस लेने का एहसास अच्छा लग रहा था। किसी का सहारा होना वाकई बहुत अच्छा था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा नौसिखिया था, फिर भी सुरक्षा का एहसास वैसा ही था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। किंग गुआंगलिन ने हेफॉन को पकड़ लिया, जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह था, और उसका दिल मीठा महसूस कर रहा था, जैसे कि उसे शहद में डुबोया गया हो। जब तुम चूम नहीं सकते तो हमेशा पसंद करने लगते हो। उसने धीरे से गुनगुनाया और अपना चेहरा किंग गुआंगलिन की छाती में छिपा लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किंग गुआंगलिन ने खुद को सही किया। हेफॉन्ग इस तरह बहुत प्यारा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसके पीरियड्स आ गए थे। आज वो ज्यादा कोमल लग रही थी, खासकर पेट दर्द के बाद। वो अपनी हमेशा की तरह मुखर नहीं दिख रही थी, और वो जो भी कर रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो प्यारी बन रही हो। यही तो ठीक है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। हे फैंग ने अपना छोटा सा हाथ उसके सामने बढ़ाया। किंग गुआंगलिन ने उस छोटे से हाथ को पकड़ा और उसे जोर से चूमा। और क्या? हे फांग ने किंग गुआंगलिन के दिल की धड़कन सुनी और उसे संतुष्ट भाव से गले लगा लिया। बस इतना ही, थोड़ा सा इनाम ही काफी था। वह उसे ज्यादा दूर नहीं जाने दे सकती थी। क्या हम हमेशा अच्छा करेंगे? किंग गुआंगलिन को लगा कि वह सचमुच उससे प्यार करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो या नहीं। अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। किंग गुआंगलिन ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की, रुकते हुए। तुम्हें भी यह बात मुझसे कहनी होगी। क्या कहना? आप मुझे इनाम क्यों दे रहे हैं? किंग गुआंगलिन को विश्वास नहीं हुआ कि वह नहीं जानती कि वह क्या सुनना चाहता था। क्यों? हे फैंग ने गूंगा बनने का नाटक किया। कहो, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम भी मुझसे प्यार करते हो। नहीं, तुमने ऐसा जानबूझकर किया। किंग गुआंगलिन असंतुष्ट थी। फिर से कहो, क्या कहना? कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे फैंग ने चुपके से मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गया। अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। किंग गुआंगलिन ने उसके कान में धमकी भरे स्वर में फुसफुसाया। अरे, ये वाक्य परिचित लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत है मुझे धमकाने की, कोशिश तो करो। हे फैंग धमकी स्वीकार नहीं करेगी। उसे पहल अपने हाथ में मजबूती से रखनी होगी। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, उसे खुश करने का फैसला किया, और फिर हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने उसका छोटा हाथ उठाया और हथेली पर एक हार्दिक चुंबन दिया। हे फांग ने उसकी हथेली में झुनझुनी महसूस की और गर्व से गुनगुनाया, चतुर चाल। मैं असल में हाथ की बात कर रहा था। किंग गुआंगलिन ने उसके बालों को सहलाया। उसने कहा, या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसे पता था, बस इतना ही काफी था। हे फांग ने आंखें बंद कर ली, चुपचाप किंग गुआंगलिन की बाहों में झुक गई, उसकी उपस्थिति से घिरे होने के एहसास में डूब गई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किंग गुआंगलिन थोड़ा हैरान हुआ। मैंने साफ नहीं सुना, क्या तुम इसे फिर से बता सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे फैंग ने आह भरते हुए दोहराया। अब संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट हूँ। किंग गुआंगलिन ने खुशी से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मैं तुम्हें भी इनाम दूंगा। अपने बदबूदार सुअर के खुर हटाओ। हे फैंग ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे चुंबन नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। किंग गुआंगलिन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे चूम लिया। ये वाकई बहुत खुशबूदार है। बदबूदार लोग यह नहीं सोचते कि उनसे बदबू आती है, हे फांग ने आंखें बंद करते हुए कहा। दूसरों को लगता है कि उनकी खुशबू अच्छी है। मुझे लगता है कि आप बहुत सुगंधित हैं। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर नीचे किया और एक गहरी सांस ली, हर जगह। हे फांग का मुंह धीरे से ऊपर की ओर मुड़ गया। बेशक, मैं भगवान लुओ का पुनर्जन्म हूँ, तुम्हारे लिए भाग्यशाली हूँ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, वे बस अलग समय और स्थान पर घटित होती हैं। किंग गुआंगलिन को लगा जैसे उसने बहुत बड़ा सौदा कर लिया है, लेकिन फिर भी वह काफी नहीं था। वह हे फांग को अपनी बाहों में लेकर धीरे से झूमने लगा। हे भगवान लुओ, हे भगवान लुओ, तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगे? क्या मैंने नहीं कहा था, मुझे 1 लाख बीन्स जीत कर दो। भ्रमण के बाद क्या होगा? हम अगले चरण पर कब आगे बढ़ सकते हैं? अगला कदम क्या है? बेशक, ये छोटी नोटबुक है। किंग गुआंगलिन आखिरी चरण पर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। देखते हैं तुम कैसा व्यवहार करते हो। मुझे ये इतनी जल्दी नहीं चाहिए। हे फैंग ने मुंह बनाया। क्यों नहीं? किंग गुआंगलिन की अभिव्यक्ति गिर गई। एक बार हमारे पास छोटी नोटबुक आ जाए तो तुम मेरे साथ अपनी मनमानी कर सकोगे, जो चाहो कर सकोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैसे धमका सकता हूँ? किंग गुआंगलिन को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वास्तव में उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अध्याय 40 उन वर्षों का प्रेम कितना पवित्र था। संपादक एटलस स्टूडियो। चाहे सहपाठी किन ने कितना भी वादा किया हो, हेफॉन फिर भी नहीं माना और उसे असहाय होकर उसे जाने देना पड़ा। पहले 1 लाख फलियों वाली समस्या सुलझाओ, फिर उसके घर जाओ। हो सकता है तब तक उसका मन बदल जाए। क्या समय हो रहा है? हे फैंग ने पूछा। 8 बजने में थोड़ा समय है। कितना बीत गया? 40 मिनट और। सहपाठी किन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह सचमुच थोड़ी देर और रुकना चाहता था। अगर वे 9:30 बजे से पहले निकल जाएं और हेफांग को वापस भेज दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल का छात्रावास अभी बंद नहीं हुआ था और वह बस पकड़कर वापस आ सकता था। हालांकि समय थोड़ा कम होगा। हे फैंग ने उसकी ओर देखा। मैं 10 मिनट में चला जाऊंगा। ठीक है,
कमरे में आराम से बिताए गए एक और अच्छे दिन में सहपाठी किन ने पाया कि वे दोनों वास्तव में एकदम सही जोड़ीदार थे, यहाँ तक कि उनमें घरेलू स्वभाव की एक जैसी विशेषता भी थी। ये समझ में आता है आखिरकार उपन्यास लिखना और चित्रकारी में कई चीजें समान हैं, जिनमें से अधिकांश समय घर पर रहकर सृजन करने में व्यतीत होता है। कभी कभी प्रेरणा पाने के लिए बाहर भी जाया जाता है। 10 मिनट जल्दी से बीत गए। जैसे ही हेफॉन आधे रास्ते से उठ रही थी, सहपाठी किन ने उसे फिर से गले लगा लिया। 9 बजे तक रुकने के बारे में क्या ख्याल है? शैम्पू और कपड़े धोने के डिटर्जेंट की रासायनिक कृत्रिम खुशबू के अलावा उसमें मलाईदार दूध की एक मीठी खुशबू थी, जिसका वह भरपूर आनंद ले रहा था। वास्तव में चिपचिपा हेफेंग असहाय होकर लेट गया, अपने हाथ से उसके माथे को दबाता रहा और एक छोटे पिल्ले की तरह इधर उधर घूमता रहा, हमेशा सूंघता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम थोड़े असामान्य हो रहे हैं? सहपाठी किन को अचानक लगा कि वे दोनों बहुत ज्यादा अंतरंग हो गए हैं। क्या दूसरे जोड़े भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? उसने कल्पना की कि सनबेन फोटो में लड़की को पकड़े हुए है और वही चीजें कर रहा है, और सहपाठी किन को यह मजाकिया लगा। उसने उस पर थूका और जल्दी से उस छवि को अपने दिमाग से मिटा दिया। खासकर असामान्य, हेफांग ने दृढ़ता से सिर हिलाया, ये सोचकर कि शादी से पहले ही वे इतने बेशर्म हो गए थे। अगर वे इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो क्या होगा? ये सोचते हुए उसने सहपाठी किन को घूर कर देखा। उसे गड़बड़ करने और चीजों को बर्बाद करने से रोकने के लिए अच्छी योजना बनाने की जरूरत थी। सहपाठी किन ने सोचा कि एक लड़की का पूरे दिन एक आदमी के बेडरूम में घूमना वास्तव में उचित नहीं है, और यह ठीक नहीं होगा। यदि किन की माँ ने ये देख लिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप मुझे अगली बार बाहर बुलाएं तो चलो शॉपिंग पर चलें, हेफेंग ने सुझाव दिया। खरीदारी? सहपाठी किन ने हिचकिचाहट के साथ सोचा कि खरीदारी करना गले मिलने जितना मजेदार नहीं है, लेकिन अनिच्छा से सहमत हुए। ठीक है, देखो तुम कितने अनिच्छुक हो, हेफेंग ने आलोचना की। अगर तुम्हें खरीदारी पसंद नहीं है तो भूल जाओ। मुझे खरीदारी करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उन्होंने जो भी किया जब तक वह उसके साथ थी वह अच्छा था। चलो देखते हैं कि क्या तुम अभी भी बाहर दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करते हो, हेफेंग ने गुस्से से कहा। अगर तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा। आप बदमाशी को कैसे परिभाषित करते हैं? सहपाठी किन ने पूछा, ये सोचते हुए कि उसे ही मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। महिलाएं बहुत अनुचित हो सकती हैं। आखिरी कुछ मिनट बीत गए। हेफेंग ने खुद को संभाला और सहपाठी किन के माथे पर एक चुंबन दिया। चलो सहपाठी किन। सहपाठी किन बहुत अनिच्छा से उठा, अपने जुरीदार कपड़े ठीक किए और उसे वापस भेजने के लिए तैयार हो गया। हेफांग ने अपने बाल बांधे और कमरे से बाहर चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन की मां अभी भी लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होंगी। जब उसने उन्हें बाहर जाते देखा तो उसने सिर घुमाकर उन्हें देखा, मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। उस युवा जोड़े को इतनी देर तक वहां आराम करते देखकर उसे डर लगा कि कहीं हेफांग को अजीब न लग जाए, इसलिए उसने कुछ न देखने का नाटक करते हुए अपने शो पर वापस लौट गई। वास्तव में इतनी देर तक टीवी देखना, किन की मां ने खुद से शिकायत की। फिर उसे एहसास हुआ कि न देखने का नाटक करने से हेफॉन को गलतफहमी हो सकती है और उसने शांति से पूछने की कोशिश की, अब वापस जा रहे हैं? पब फ्यूचर एड्स। हम। हेफेंग थोड़ा शर्मा गया। लिन से कहो कि तुम छात्रावास के प्रवेश द्वार पर जाओ और अगर वह ढिलाई बरतने की हिम्मत करे तो मुझे बता देना। मैं उसे हमेशा नीचे छात्रावास में भेजती हूँ, चिंता मत करो। सहपाठी किन ने सोचा कि उसकी मां ने उसे कम आंका है। मम, यही तरीका है, हेफेंग ने धीरे से उत्तर दिया और चुपके से सहपाठी किन को एक लात मारी। आओ और अक्सर खेलो, लिन तुम्हें वैसे भी वापस भेज देगा। किन की मां रुकी, तुम कोई बाहरी व्यक्ति या कुछ और नहीं हो। उसे यह बात इसलिए कहनी पड़ी ताकि लड़की अत्यधिक शर्मीली न हो जाए और दोबारा उसके पास न आना चाहे, क्योंकि अगर वह सहपाठी किन से अलग हो जाती तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती। मैं करूंगी। हेफेंग ने सिर हिलाया, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। चलो चलें, देर हो रही है, सहपाठी किन ने हेफॉन को बाहर खींचते हुए कहा। चाहे वे कमरे के अंदर कितने भी करीब क्यों न हो, किन की मां का सामना करने से उसे अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, खासकर जब वे इतनी देर रात कमरे से बाहर आ रहे थे। यह अजीब लग रहा था। हाथों में हाथ डाले वे सड़क पर चल रहे थे। बारिश के बाद हवा थोड़ी नम थी और सड़क रात के मुकाबले और भी शांत थी। तुमने सुना कि मेरी मां ने क्या कहा, है ना? तुम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो। सहपाठी किन अपनी मां की सहायता से बहुत संतुष्ट था। अगर बाहरी व्यक्ति नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या होना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? हेफेंग ने उसके चेहरे को छुआ। यह अजीब था कि यह कितना गर्म महसूस हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक, तुम एक अंदरूनी सूत्र होगे। सहपाठी किन ने अपने दिल में खुशी महसूस की। क्या तुम जानते हो कि अंदरूनी सूत्र होने का क्या मतलब है? तुम मुझे बताओ कि मुझे पता है या नहीं। हेफेंग ने उसे घूरा, ये बेवकूफ हाथ से बाहर जा रहा था। हे, सहपाठी किन ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी माँ वास्तव में तुम्हें पसंद करती है। मुझे पता है। पब फ्यूचर एड्स। वास्तव में तुम्हें खाना बनाने में मदद करने की जरूरत नहीं है, वह फिर भी तुम्हें पसंद करेगी। सहपाठी किन को लगा कि उसे यह बात बतानी चाहिए। मुझे पता है। ओह, मैं भूल गया कि आप शिक्षक हैं जो सब कुछ जानते हैं। सहपाठी किन को खुशी का एहसास हुआ और उसे हर चीज अच्छी लगी, यहाँ तक कि पुरानी स्ट्रीट लाइटें भी प्यारी लगी। गुरुजी, उसने फिर पुकारा। हेफेंग ने उसे सावधानी से देखा। इतनी मीठी आवाज में पुकारे जाने के पीछे जरूर कोई छिपा हुआ इरादा होगा। मैं तुम्हारी शादी घर ले जाऊंगा। सहपाठी किन ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेफेंग ने अपने होंठ भींचे। मुझे पता है। हे, बिल्कुल, तुम्हें पता है। सहपाठी किन ने खुशी से चारों ओर देखा और खुद को नीचे झुकने से नहीं रोक सका और हेफॉन को अपनी बाहों में भर लिया। तुम क्या कर रहे हो?
हे फैंग चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो। नहीं। सहपाठी किन एक चंचल हस्की की तरह उत्साहित होकर हे फॉन्ग को गोद में उठाकर बस स्टॉप की ओर दौड़ा। उनकी परछाइयां उनके पीछे लंबी हो गईं, अगली स्ट्रीट लाइट के नीचे फिर छोटी हो गईं, फिर एक बार फिर फैल गईं, और बार बार यही होता रहा। प्यार की हर शुरुआत शुद्ध और तीव्र थी, हालांकि यह समय के साथ धीरे धीरे फीकी पड़ गई, एक सूक्ष्म और दीर्घकालिक साथ में बदल गई या हवा की तरह उड़ गई और संपर्क खो दिया। फिर भी दिल की वह प्रारंभिक चिंगारी हमेशा उनके दिलों में अंकित रहेगी, जो सबसे सुखद अतीत को दर्ज करेगी। हे फैंग ने अपनी बाहें सहपाठी किन की गर्दन के चारों ओर लपेट ली, उसका शरीर उसके दौड़ने से थोड़ा टकरा रहा था, उसके माथे और आंखों में मुस्कान थी। सहपाठी किन, हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे पता है। सहपाठी किन ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई, अगर तुम न भी कहते तो भी मुझे पता होता। क्या तुम जानते हो कि तुम बहुत मूर्ख हो? जब तक तुम्हें ये पसंद है। जब तक वह फोन को घर ला सकता था, वह हमेशा मूर्ख बने रहने को तैयार था। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।